हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम अपनी आज की वीडियो से सोशल साइंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे उतनी जल्दी हो जाए। ठीक है, जितने कम वीडियो में हो उतने कम वीडियो में हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे भारत में मुगल साम्राज्य से कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, कैसे मुगल साम्राज्य आया। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। देखिए, बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि ये प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी, उसे मार दिया था पानीपत के युद्ध में और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। 1 नंबर में याद रखना। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में 1483 को इसका जन्म हुआ था। अगर हम मैप देखें, तो एशिया को अगर हम मैप में जाएँ मध्य में, तो वहाँ पर एक देश है उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 1483 को हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। पहले से आगरा में ही दफनाया था, लेकिन बाद में इसकी समाधि कहाँ ले गए हम? तो काबुल अफ़गानिस्तान में ले गए। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहाँ पर इसकी समाधि है। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर मध्य एशिया की छोटी-सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र तथा तैमूर का वंशज था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तैमूर किसका वंशज था, सॉरी बाबर किसका वंशज था? तो ये तैमूर का वंशज था। और कहाँ पर रहता था ये? तो मध्य एशिया की एक छोटी-सी रियासत थी फरगना। वहाँ के जो शासक थे उनका पुत्र था बाबर। बाबर 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा, ठीक है? तो इसका जन्म हुआ था 1483 को और 1494 को ये क्या हुआ? फरगना की गद्दी पर बैठ गया था तथा 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है? 1507 में इसने किसकी उपाधि धारण की? तो बादशाह या बादशाह, ठीक है? कुछ भी कह सकते हैं, इसकी उपाधि धारण की। काबुल पर अधिकार करने के बाद वह भारत की ओर आकर्षित हुआ, ठीक है? काबुल पर जब इसने अधिकार कर लिया तो ये क्या हुआ? धीरे-धीरे आकर्षित हो रहा था भारत की तरफ। देखिए, आकर्षित तो ये भारत की तरफ हो ही रहा था, लेकिन एक ही तरफ इसी टाइम क्या हुआ? इसे बुलावा भी मिल गया भारत आने के लिए। किसने दिया था? तो दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोदी, इसके जो चाचा के लड़के थे, शायद उन्होंने इसे बुलावा दिया था कि भारत आओ, ठीक है? इसे हराओ आके और मुझे गद्दी पे बिठा दो, उसके बाद जो कुछ होगा मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वो ये चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भारत में आके खुद राज्य करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि भारत की तरफ आकर्षित हो रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को इसने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। याद रखना कब हुआ था? तो 1526 को हुआ था। किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसे हराने के बाद इसने क्या किया? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब बाबर का हम चरित्र देख लेते हैं कि कैसा चरित्र था बाबर का। तो बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता था। कलम का इसलिए कहते थे काफ़ी कुछ लिखता भी काफ़ी अच्छा था ये, ठीक है? और तलवार का क्योंकि जल्दी युद्ध हारता नहीं था। तो इसलिए बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है क्योंकि वह सैनिक कार्यों के साथ-साथ साहित्य के प्रति भी इसकी काफ़ी रुचि रखता था। ठीक है? इसे तुर्की और फ़ारसी भाषा का ज्ञान था। ठीक है? तुर्की और फ़ारसी भाषा दोनों भाषा का इसे ज्ञान था। और क्या करता था ये? तो सैनिक कार्यों के साथ-साथ इसका साहित्य के प्रति भी इसकी रुचि थी काफ़ी, इसलिए इसे कलम एवं तलवार का सिपाही कहा जाता था। ये चीज़ 1 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक है? काफ़ी उदार था इसलिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई। इसने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में अनुवाद किया। ठीक है? इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन 1 नंबर में बनेगा कि तुझ के बाबरी किसकी आत्मकथा है? ठीक है? तो ये बाबर की आत्मकथा है। या तुझ की बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। और इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था, तब इसे बाबरनामा के नाम से जाना गया था। ठीक है? बाबर को बगीचों का बहुत शौक था, उसने भारत में काफ़ी बगीचे लगवाए। भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग भी किसने किया? तो बाबर ने किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का जो यूज़ था वो किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कलम और तलवार के सिपाही किसे कहा जाता है? कलंदर की उपाधि किसे दी गई? तुझे के बाबरी किसकी आत्मकथा है या बाबर ने कौन-सी आत्मकथा लिखी? ठीक है, तुझे के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान ने किया, जिसे बाबरनामा के नाम से हम जानते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं, जो फ़ेमस युद्ध हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बाबर ने 4-5 युद्ध थे जो बहुत फ़ेमस थे इनके और ये उन्होंने लड़े हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध इसमें आता है, वो आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, वो कब हुआ? तो 1526 को हुआ। डेट चाहे ना याद करें, लेकिन सन याद रखना। ये 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने, जो किसके साथ लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था और हमने देखा था कि इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है? इसके बाद इसने क्या की लगातार 4 सालों में 4 युद्ध किए थे। ये चीज़ याद रखना कि लगातार ये युद्ध करता रहा था। पानीपत का युद्ध किया, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है? ऐसे करके ट्रिक भी थी कि पहले पानी पिया फिर खाना खाया ऐसे करके। ठीक है? तो दूसरा युद्ध जो था इसका वो था खानवा का युद्ध। ये किसने कब लिया? तो 1527 में खानवा का युद्ध इसने लड़ा। किसके साथ लड़ा? तो राणा सांगा के साथ लड़ा। ठीक है?
जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, राणा सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। तो राणा सांगा के साथ इनका युद्ध हुआ खानवा का। फतेहपुर सीकरी से 30 मील दूर खानवा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर हारा नहीं था, ठीक है? तो बाबर के साथ युद्ध हुआ था किसका? राणा सांगा का हुआ था, जिसे हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं और ये कितनी दूर था? तो फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में स्थित है, इससे 30 मील दूर एक खानवा जगह है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर जो तीसरा युद्ध हुआ वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1528 को। किसके साथ हुआ? तो मेदिनी राय के साथ हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हुआ। फिर चौथा जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 1529 में, ये हुआ था अफ़गानों के साथ, ठीक है? जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान थे, उनके साथ घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है? तो ये 4 प्रमुख युद्ध थे जो बाबर ने लड़े थे, जिसमें पहला था पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ। दूसरा था खानवा का युद्ध जो 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय के साथ हुआ था 1528 में। और जो चौथा युद्ध था वो था 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध जो अफ़गानों के साथ हुआ था। इन चारों में ही बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो बाबर से संबंधित हैं। पहला पॉइंट है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर द्वारा तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपखानों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के लिए इसने किसका प्रयोग किया था? तो पहला था कि तुगलमा युद्ध नीति एक होती है, उसका इसने यूज़ किया था और दूसरा तोपखानों का यूज़ किया था। अगर तोप इसके पास ना होती तो शायद ये इतने युद्ध नहीं जीत पाता। ठीक है, तो तोपखानों के चक्कर में ये काफ़ी युद्ध जीत गया। दूसरा था कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज़ थे। ठीक है, अब जो तोप चलाते थे उनके नाम थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, तो ये बाबर के क्या थे? 2 प्रमुख निशानेबाज़ थे। तीसरा था कि खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, जब खानवा का युद्ध ये जीते राणा सांगा से, तब इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की। लगभग 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कब कितनी एज थी इसकी? सिर्फ 48 साल का था ये और आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 को। बाबर को मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। ठीक है। देखिए, मुवैयान नामक जो पदशैली था, इसका जन्मदाता कौन था? तो बाबर था। ये शायद 1 नंबर में ना पूछे, लेकिन याद कर लेना क्योंकि बड़े एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूँ था। ठीक है, बाबर का पुत्र जो था हुमायूँ, वो बाबर का उत्तराधिकारी था। अब हुमायूँ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हुमायूँ क्या है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा था हुमायूँ, ठीक है? तो इसे 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पे बिठा दिया गया, ठीक है? उस समय ये 23 वर्ष का था, जब इसे सिंहासन दे दिया गया, राजगद्दी पे बिठा दिया गया, क्योंकि बाबर की अचानक मृत्यु हुई, तो बाबर की मृत्यु होगी तो उसका बड़ा जो पुत्र होगा वही बैठेगा गद्दी पर, तो हुमायूँ को बिठा दिया गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखना कि हुमायूँ का पूरा नाम क्या है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ इसका पूरा नाम है। इसका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी को। कब हुआ? तो 1508 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। इसके माता-पिता का नाम क्या है? तो माहम बेगम जो है इसकी माता का नाम है और पिता का नाम तो बाबर है। ठीक है, तो माता का नाम याद रखना माहम बेगम जो है वो हुमायूँ की माता का नाम है। अगर पत्नियों की बात करें तो चाँद बीबी इनकी पत्नी का नाम है और हमीदा बानो इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, तो हमीदा बानो याद रख लेना कि हमीदा बानो किसकी पत्नी है? तो हुमायूँ की पत्नी है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1555 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूँ के बारे में क्या चीज़ कही जाती है कि ज़िंदगी भर ये लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते-लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ याद रखना किसके लिए कही गई है? तो हुमायूँ के लिए कही गई थी। हुमायूँ जो थे वो बाबर के सबसे बड़े और लाडले पुत्र थे। बाबर ने हुमायूँ को अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूँ को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बराबर-बराबर बाँटने को कह दिया। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि बाबर ने क्या किया था कि बाद में इसके जो पुत्र हैं उनमें लड़ाई ना हो, इसलिए इसने जो इसका सबसे लाडला पुत्र था हुमायूँ और सबसे बड़ा भी था ये, तो इसे क्या किया गद्दी सौंप दी। इसके बाद इससे कहा कि अपने भाइयों का भी ध्यान रखे, तो उसने भी क्या किया अपने भाइयों का ध्यान रखा और अपने साम्राज्य को 3-4 भागों में बाँटकर अपने भाइयों में बाँट दिया। जिसके बाद क्या हुआ, अपने चारों भाइयों में जो कामरान मिर्ज़ा था, उसे पंजाब, कांधार, काबुल, ठीक है? हिंदाल को अलवर, अस्करी को संभल और अपने चचेरी भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शा की जागीर सौंप दी। ठीक है? तो इसके जो 4 जो प्रमुख भाई थे, उनमें क्या-क्या किया? जो कामरान मिर्ज़ा था, उसे कौन-सा एरिया दिया? तो पंजाब, कांधार, काबुल, मतलब पाकिस्तान साइड का जो एरिया था, वो कामरान मिर्ज़ा को दे दिया। हिंदाल को अलवर का एरिया दे दिया। अस्करी जो था, उसे संभल दिया और इसका जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, उसे बदख्शा की जागीर सौंप दी। ठीक है? तो बराबर-बराबर बाँट दिया इसने, ताकि बाद में ये लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी ये लड़ाई को नहीं रोक पाए। जब भी हुमायूँ मुसीबत में फँसा, इसके किसी भाई ने इसकी मदद नहीं की। तो अब शासन का समय देख लेते हैं। तो शासन का समय इसका रहा 1531 से लेकर 1540 तक और उसके बाद ये जब गद्दी पर बैठा तब था 1555 से लेकर 1556 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 1540 से लेकर 1555 तक ये कहाँ पे रहा? तब इसके समय
शेरशाह सूरी आ गया था और शेरशाह सूरी ने इसे क्या किया था, गद्दी से हटा दिया था। ठीक है? और खुद शासन करने लगा था, तो इसे भागने पे मजबूर होना पड़ा। तो इतने टाइम में क्या रहा, शेरशाह सूरी का शासन रहा। ठीक है? अब हम से हुमायूँ और शेरशाह सूरी के मध्य में जो युद्ध हुए, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी भी काफ़ी प्रमुख व्यक्ति है। देखिए, जो पहला युद्ध हुआ था हुमायूँ और शेरशाह के मध्य में, वो हुआ था देवरा का युद्ध। ठीक है? इसमें नहीं लिखा है, तो देवरा का युद्ध जो था, वो पहला युद्ध था, जो 1531 में हुआ था। जो हुमायूँ जीत गया था और इसने काफ़ी हल्के में ले लिया था शेरशाह सूरी को। ठीक है? उसमें शेरशाह सूरी हार गया, लेकिन वो बच गया। ठीक है? अब दूसरा युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। ये हुआ था आपका 15 जून 1539 ईस्वी को। इसमें शेर खान एवं हुमायूँ के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खान की विजय हुई थी और हुमायूँ जो था वो हार गया था। और शेर खान ने इसमें किसकी उपाधि ली थी? तो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है? चौसा का युद्ध था ये, कब हुआ था? 1539 में, याद रखना। शेर खान और हुमायूँ के बीच में हुआ था, जिसमें शेर खान जीत गया और उसने किसकी उपाधि धारण की? तो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उसका जो दूसरा युद्ध हुआ, वो हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है? इसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 1540 में हुआ था, मतलब 1 साल बाद हुआ था चौसा के युद्ध के। इसमें ये हुआ था हुमायूँ और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के मध्य में। ठीक है? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता था शेरशाह सूरी, तो याद रखना। तो ये किसके बीच में हुआ था? हुमायूँ और शेरशाह के मध्य में हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई और परिणाम स्वरूप हुमायूँ को भारत छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूँ सिंध के रास्ते फ़ारस चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन जो है वो अपना निर्वासित किया। मतलब घूमता रहा, इधर से उधर मदद माँगता रहा, ताकि सेना खड़ी कर ले और वापस अपना साम्राज्य पा पाए। ठीक है? इसके लिए क्या किया, इधर से उधर भटकता रहा हुमायूँ। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, 1540 में हुआ था। इसमें हुमायूँ की फिर से हार हुई और इसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है? और 15 वर्षों तक ये घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित करता रहा। ठीक है? तो ये प्रमुख युद्ध थे। पहला था देवरा का, जो 1531 में हुआ था। दूसरा चौसा का युद्ध था और तीसरा था आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और जो 4th जो युद्ध आता है, वो है सरहिंद का युद्ध। अब ये तब हुआ था जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और इसका जो पुत्र था सिकंदर शाह सूरी, वो शासन कर रहा था। ठीक है? जब ये वापस आया अपनी शक्ति को लेकर, ठीक है? काफ़ी इसने शादी वगैरह की, वहाँ से इसे जो शक्तियाँ मिली ईरान वगैरह से, फ़ारस वगैरह से। ठीक है? तो अपना साम्राज्य इसने फिर से लेने के लिए फिर से युद्ध किया। तब ये युद्ध कहलाता है सरहिंद का युद्ध। ठीक है? शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूँ ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और फ़ारस के शासक की सहायता से कंधार को जीत लिया। 26 जून 1555 को हुमायूँ ने शेर शाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है? तो वही चीज़ मैंने कही आपसे कि क्या हुआ, शेर शाह सूरी मर गया तो उसका जो साम्राज्य था कमज़ोर होता गया, क्योंकि इसके पुत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे। और हुमायूँ ने इसका फ़ायदा उठाया, उसने क्या किया, जो फ़ारस के शासक थे, उनकी पुत्री से शायद इसने शादी वगैरह की थी, तो जिससे क्या हुआ कि उनकी सहायता मिली इसे और उसकी सहायता से इसने क्या किया, जो शेरशाह सूरी का पुत्र था सिकंदर शाह सूरी, इसे सरहिंद के युद्ध में हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है? फिर 1556 ईस्वी को दीनपना भवन के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूँ की मृत्यु हो गई। ठीक है? तो ज़िंदगी भर तो ये भागता रहा, जब इसे बेचारे को साम्राज्य वापस मिला तो ये क्या हुआ, सीढ़ियों से गिर के मर गया। ठीक है? तो 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में पुस्तकालय में क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरने से हुमायूँ की मृत्यु हो गई। तो ये हुमायूँ की स्टोरी हो गई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हुमायूँ के बारे में? तो पहला है कि देवरा का युद्ध जो 1531 में हुआ था, वो हुमायूँ और अफ़गानों के बीच में हुआ था। ठीक है? अब शेरशाह सूरी एक अफ़गान था, इसलिए याद रखना कि हुमायूँ और अफ़गानों के बीच मतलब है कि हुमायूँ और शेरशाह सूरी, सॉरी हाँ, शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है कि हुमायूँनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। वो इनकी बहन थी। ठीक है? हुमायूँ की बहन थी गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूँनामा की रचना की थी। तीसरा है कि हुमायूँ ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है? तो अंधविश्वास या ज्योतिषी में ये ज़्यादा विश्वास रखता था, इसलिए क्या करता था, 7 दिन में 7 तरीके के कपड़े पहनता था। हुमायूँ का मकबरा उसकी विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। ठीक है? मतलब ऐसा मकबरा जिसके आस-पास उद्यान हो, बगीचा हो, बाग हो। ठीक है? ये पहला मकबरा था एशिया में उस टाइम पे। ठीक है? तो हुमायूँ का मकबरा किसने बनवाया है? तो इसकी जो विधवा बेगम थी हमीदा बानो, इन्होंने बनवाया था। अब थोड़ा-सा शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था शासन करने का, वो 1540 से 1545 तक रहा, जब कन्नौज के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद ये 5 वर्ष ही शासन कर पाए थे, उसके बाद शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, किसी किले को जीतने में। तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। ठीक है? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खान था और इनके जो पिता थे, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है? तो इनके पिता कौन थे? तो एक जमींदार थे ये सासाराम के।
शेरशाह की मृत्यु 1545 को उस समय हो गई थी जब वह उक्का नामक अग्नि अस्त्र चला रहा था। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो ये 1545 में इनकी मृत्यु हुई। तब ये क्या कर रहे थे? उक्का नामक के कोई अग्नि अस्त्र होगा, उसे ये चला रहे थे, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉम्ब फट गया इनके हाथों में, ठीक है? और इनकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी, ठीक है? कलिंजर का किला ये जीतने गए थे, तो उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। किला कोहना यानी कि जिसे हम रोहतासगढ़ का किला कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने ही कराया था, ठीक है? जिसे हम लोग किला कोहना कहते हैं, रोहतासगढ़ किला कहते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी, ठीक है? तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने की। रुपया किसने चलवाया या जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो वो भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था, ठीक है? जिसे हम लोग आज के समय में ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं और इसका निर्माण किसने कराया था? या रुपया जो शब्द है वो किसने दिया है? तो शेरशाह सूरी ने ही दिया है। डाक प्रथा का जो प्रचलन था वो भी किसके समय में शुरुआत हुई थी इसकी? तो शेरशाह सूरी के समय में हुई थी, ठीक है? तो इतने पॉइंट्स हैं शेरशाह सूरी के बारे में याद रखना कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने कराया? तो शेरशाह ने कराया। रुपया शब्द किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया। देखिए, इन्होंने जो जीटी रोड का निर्माण कराया था वो बंगाल से स्टार्ट होता था, ठीक है? जो बांग्लादेश है, वहाँ पर एक गाँव है, वहाँ से ये रोड स्टार्ट होती थी और पेशावर तक जाती थी लगभग, ठीक है? लाहौर जो आप जानते हैं पाकिस्तान में, तो ये जीटी रोड वो वाली थी, ठीक है? तो उसे हम लोग जीटी रोड का नाम देते हैं, ठीक है? और ये जीटी रोड ये अलग है, तो याद रखना जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने कराई थी, रोहतासगढ़ जो किला है उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हैं किसकी? शेरशाह सूरी के बारे में। इनके बचपन का नाम फरीद खान था, बचपन इन्होंने शेर को मार दिया तो इनका नाम शेर खान पड़ गया। फिर इन्होंने जो कन्नौज का युद्ध जीता, उसके बाद इन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इतना है किसके बारे में? तो शेरशाह सूरी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मुगल शासक और सबसे फेमस मुगल शासक अकबर की। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? तो अमरकोट के जो राजा थे बीरसाल, यानी कि एक हिंदू राजा थे, इनके महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर का। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके माता-पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम था हुमायूँ और माता का नाम था हमीदा बानो। ठीक है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो 1556 ईस्वी को पंजाब के कल्लौर में इनका राज्याभिषेक कराया गया था। पत्नियाँ कौन थी इनकी? तो जोधाबाई इनकी पत्नी का नाम था और मरियम उस ज़मानी जो है वो इनकी पत्नी का नाम था। संतान की अगर बात करें तो जहांगीर इनकी संतान का नाम है। संरक्षक कौन थे इनके? तो बैरम खान, जो इनकी रक्षा करते थे, मतलब इनकी जगह युद्ध वगैरह भी लड़ लेते थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी को और इन्हें आगरा में सिकंदरा जो जगह है वहाँ पर इन्हें दफनाया गया है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जन्म हुआ था 1542 को। कहाँ पर हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। माता का नाम था हमीदा बानो, पिता का नाम हुमायूँ। 1556 को पंजाब के कन्नौर में इनका राज्याभिषेक कराया गया। पत्नियाँ थीं इनकी जोधाबाई और मरियम उज़ ज़मानी। जहांगीर इनकी संतान थी और संरक्षक थे बैरम खान और मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी को और आगरा के सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया था। सन 1556 में हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है, जब हुमायूँ की मृत्यु हुई अचानक से सीढ़ियों से गिर के, तब उस समय अकबर जो थे वो 13 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी थे। बैरम खान पंजाब के कन्नौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक कराया। ठीक है, चोरी छुपके इनका राज्याभिषेक कराया, क्योंकि अगर कोई भी राजा को पता चलता कि ये सिर्फ 13 साल के थे, तो कोई भी आक्रमण कर सकता था मुगल साम्राज्य पर और हथिया सकता था राजगद्दी। ठीक है, तो चोरी छुपके इनका क्या किया? पंजाब के कन्नौर में राज्याभिषेक करा दिया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह सूरी के मंत्री हेमू ने दिल्ली और आगरा के राज्यों पर कुछ सप्ताह पहले दिल्ली के युद्ध में तारदी बेग खान के नेतृत्व में मुगलों को हराया तथा दिल्ली के पुराने किले में राज्याभिषेक कर खुद राजा विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक है, जो हेमू था वो एक हिंदू राजा था और इसने क्या किया था कि आदिल शाह सूरी का ये मंत्री था। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं सेनापति था। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो पुत्र था उसका ही ये क्या था? सेनापति था हेमू। और इसने क्या किया? दिल्ली और आगरा के राज्यों पर कुछ सप्ताह पहले क्या किया? तारदी बेद खान के नेतृत्व में मुगलों को हरा दिया था और खुद राज्याभिषेक करके राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, अब जो युद्ध हुआ अकबर के साथ, ठीक है, तो उसमें जो सबसे फेमस युद्ध था वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जो कि कब हुआ था? तो 1556 को हुआ था। डेट याद रखना, 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, नाम यही आता है अकबर और हेमू। जबकि अकबर नहीं लड़े थे इस युद्ध में, इनकी जगह पे कौन लड़ा था? तो बैरम खान, जो इनके संरक्षक थे, वो लड़े थे। ठीक है, अकबर तथा बैरम खान ने अपने खोए प्रदेश पुनः प्राप्त करने के लिए पानीपत का युद्ध का निश्चय किया। हेमू तथा उसकी सेना संख्या में अधिक थी, पर लड़ाई में हेमू एक तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया, जिससे घबराई सेना तितर-बितर हो गई और बाद में बैरम खान द्वारा उसका सिर काट दिया गया और युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपका युद्ध का जो
हीरो होता है, वही हार जाए, ठीक है? तो पूरी सेना अपने आप ही हार मान लेती। तो वही हुआ कि हेमू जो था वो एक तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया। जिससे इसकी जो सेना थी वो भी घबरा गई कि ये मर गया है। तो इसकी सेना तितर-बितर हो गई और बैरम खान ने क्या किया, उसका सिर काट दिया और युद्ध को समाप्त कर दिया। ठीक है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 को। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जो काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? ये कब हुआ था? तो 1576 को हुआ था, ठीक है? 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ और मुगल सेना का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया था, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, इसमें भी अकबर नहीं लड़े थे, कौन लड़ा था? तो मान सिंह लड़े थे। हर जगह अकबर का नाम आता है कि अकबर बहुत महान थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अकबर ने कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं था, ठीक है? कहीं बैरम खान ने लड़ा है, तो कहीं इनके जो सेनापति थे मान सिंह इन्होंने लड़ा है, ठीक है? तो इसमें भी हल्दी घाटी का जो युद्ध था, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहे थे, ठीक है? और आसफ खान कर रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर लेना, डेट्स काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है? सन वगैरह काफ़ी पूछ ली जाती हैं। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था, कब किया था? तो 1562 ईस्वी को दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है? तीर्थ यात्रा पर जो कर था, जो लगाया जाता था, वो कब समाप्त किया? तो 1563 को समाप्त कर दिया। जजिया कर कब समाप्त किया? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था, ठीक है? तो ये कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1564 ईस्वी को जजिया कर समाप्त कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी अकबर ने? तो 1571 को फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी को की और इबादत खाने को पहले मुस्लिम धर्म के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। ये कब किया गया? तो 1578 ईस्वी को किया गया। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की? तो 1582 को की और इलाही संवत की शुरुआत कब की? तो 1583 ईस्वी को की। ये सारी डेट याद कर लेना क्योंकि काफ़ी बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। इसमें नहीं पूछी जाएगी, आप पैट का एग्ज़ाम देंगे, टेट का देंगे तो उसमें 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है? तो जज़िया कर याद रख लेना, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना याद कर लेना। ठीक है? इलाही संवत की शुरुआत कब हुई ये याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी, जजिया कर समाप्त हुआ 1564 को, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई 1571 को, इबादत खाने की स्थापना की गई थी 1575 को और सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 1578 को। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई? तो 1582 को की गई थी और इलाही संवत की शुरुआत की गई थी 1583 को। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन सूफी संत थे, ठीक है? इन्हीं के टाइम पे थे ये, जिनका काफ़ी नाम सुना होगा शेख सलीम चिश्ती का, तो ये अकबर के समकालीन सूफी संत थे। अबुल फज़ल जो थे वो अकबर के दरबार के राजकवि थे, ठीक है? तो अकबर के दरबार में राजकवि कौन थे? तो अबुल फज़ल थे। अबुल फज़ल ने अकबरनामा और आईन अकबरी जैसी पुस्तकें लिखी थी, ठीक है? किसने अकबरनामा लिखी थी या आईन अकबरी लिखी थी? 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अबुल फज़ल ने अकबरनामा और आईन अकबरी नामक पुस्तकें लिखी थी। तानसेन जो थे वो अकबर के प्रमुख संगीतकार थे, ठीक है? इनके राज्य के जो थे वो प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फ़ारसी थी, ये चीज़ याद रखना कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन-सी थी? तो फ़ारसी थी। फिर है कि दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम बीरबल ने स्वीकार किया था, ठीक है? दीन इलाही जो धर्म चलाया था 1582 को, वो सबसे पहले किसने माना था? तो बीरबल ने माना था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, ठीक है? क्यों बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया? तो क्योंकि गुजरात में ये विजय हुए थे, इसलिए इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रख लेना, 1 नंबर में पूछा जाता है कि अकबर के काल को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुस समद जो थे, एक फ़ारसी चित्रकार थे और काफ़ी फ़ेमस थे ये, ठीक है? तो अब्दुस समद जो थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख और फ़ेमस चित्रकार थे। अब अकबर के दरबार के नवरत्न के नाम याद रख लेना, ठीक है? चाहे कोई ट्रिक बना लेना, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के दरबार के नवरत्न कौन-कौन हैं? तो बीरबल, अबुल फज़ल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याज़ा, हकीम हुकाम और फैजी, ठीक है? ये नवरत्न थे। इसमें 10 लिखे हुए हैं क्योंकि एक को इसमें मान लेते हैं, कोई-कोई जगह माना जाता है, कोई-कोई जगह नहीं माना जाता है, ठीक है? तो इन 10 के नाम आप याद कर लेना। अब बीरबल का असली नाम पूछ लिया जाता है तो महेश दास दुबे बीरबल का असली नाम था, ठीक है? एमपी के थे ये, मध्य प्रदेश के और बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास दुबे जो थे, वो बीरबल का असली नाम था, ठीक है? तो अकबर के बारे में इतना ही है, इतनी चीज़ें याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में जो अकबर के पुत्र थे। इनका शासन का जो समय था वो था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में। इनके बचपन का नाम सलीम था। अकबर इन्हें सेखू बाबा करके के नाम से भी बुलाते थे प्यार से। इनकी माता का नाम था मरियम उज़ ज़मानी और पिता का नाम था अकबर। पत्नियों की अगर बात करें तो नूरजहाँ इनकी फेमस पत्नी है, ठीक है? उसके बाद जगत गोसाई एक पत्नी थी इनकी। समाधि इनकी लाहौर में बनी हुई है, ठीक है? राज्याभिषेक इनका कहाँ पे हुआ था? तो 1605 ईस्वी में आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझुके जहाँगीरी
जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, तो आत्मकथा याद रखना तुझे कि जहांगीर इनकी आत्मकथा है। राज्याभिषेक 1605 में आगरा में हुआ था। समाधि इनकी लाहौर में है। ठीक है, दो ही लोगों की बाहर थी, एक बाबर की जिनकी काबुल अफगानिस्तान में है और दूसरे जहांगीर, इनकी लाहौर में समाधि है। ठीक है, पत्नियों का नाम नूर जहां, जगत गोसाई। माता पिता का नाम था मरियमुज्जमानी और अकबर पिता थे। बचपन का नाम सलीम था। 1669 को फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था। जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जहांगीर ने क्या किया था, अब्दुल रहीम खान खाना से तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान लिया था। और जब अकबर की मृत्यु हुई तो सलीम का जो राज्याभिषेक था वो किस नाम से हुआ था, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इनका राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है, इनका जो नाम था सलीम वो किस पे रखा गया था, तो अकबर ने अपने जो पुत्र थे सलीम यानी कि जहांगीर, इनका नाम रखा था जो सूफी संत थे काफ़ी फेमस उस टाइम पे, शेख सलीम चिश्ती, इनके नाम पे सलीम नाम रखा था। इन्होंने कई उपयोगी सुधार किए। कान, नाक, हाथ काटने की सज़ा रद्द कर दी, नशे वाली वस्तुएँ बंद कर दी। तो जहांगीर ने क्या किया था, इन्होंने कई सारे उपयोगी सुधार किए थे, जिसमें आँख, कान, नाक ये सब काटने की जो सज़ा थी वो रद्द कर दी थी। इससे पहले क्या होता था, जो भी राजा वगैरह, शासक वगैरह होते थे, तो उनमें ये सज़ा थी, अगर चोरी की तो कान काट दिए, नाक काट दिए, हाथ काट दिए, ठीक है? ये सारी सज़ाएँ चलती थी। तो इन्होंने इस सज़ा को रद्द कर दिया और जो नशे वाली वस्तुएँ चल रही थी, उनको भी बंद कर दिया। फिर है कि इन्होंने आगरा के किले, शाह बुर्ज तथा यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभे से एक सोने की चैन या जंजीर बंधवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटियाँ थीं, जिसे आगे चलकर न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। ठीक है, ऐसा इन्होंने कह रखा था, ये जंजीर इन्होंने बंधवाई थी कि किसी को भी न्याय चाहिए तो किसी किसी भी टाइम इस जंजीर को खींच सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के साथ भी बर्बरता से पेश आए तथा अपने खिलाफ बगावत करने के लिए खुसरो की आंखें फोड़ दी, पर बाद में उसका इलाज भी कराया, पर कभी रोशनी उसकी वापस नहीं आई। ठीक है, तो इनके बेटे का नाम था खुसरो, जो बड़े बेटे थे इनका नाम खुसरो था। तो उन्होंने कुछ साजिश वगैरह रची थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने खिलाफ बगावत करने के लिए खुसरो की आंखें फोड़ दी। ठीक है, उसके बाद उसका इलाज भी कराया, लेकिन उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो कभी वापस नहीं आई। जहांगीर ने कई विवाह किए। शेर अफ़गान की विधवा नूरजहाँ से किया गया विवाह प्रमुख था। ठीक है, नूरजहाँ काफ़ी फ़ेमस थीं, जो कि एक विधवा थीं। ठीक है, शेर अफ़गान की, और इनसे इन्होंने विवाह किया था। इनके बचपन का नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था। इनकी बुद्धि तथा सुंदरता के कारण जहांगीर ने इन्हें नूरजहाँ की उपाधि दी। ठीक है, ये काफ़ी बुद्धिमान थी और सुंदर काफ़ी थी, इसलिए जहांगीर ने इन्हें नूरजहाँ की उपाधि दी थी। जहांगीर को मदरापान की आदत थी, यही आदत उसके पतन का कारण बनी। 1627 में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई और यहीं पर इसे दफना दिया गया। ठीक है, काफ़ी मदरापान ये करता था जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, और लाहौर में ही इसे दफना दिया गया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, उस समय जो मुगल चित्रकला थी काफ़ी फ़ेमस थी और काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल चित्रकला किसके समय पर अपने चरम उत्कर्ष पर थी? ठीक है, तो जहांगीर के समय पर। इसके 5 पुत्र थे, जिसमें पहले थे खुसरो, फिर खुर्रम, खुर्रम का नाम आप जानते हो कि शाहजहाँ जो थे उन्हीं का नाम खुर्रम था बचपन का। ठीक है, तो खुसरो पहले थे, फिर खुर्रम थे, फिर परवेज़, शहरयार और जहाँदार। ये इनके 5 पुत्र थे, जिसमें फ़ेमस कौन है? तो खुसरो और खुर्रम सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। 1605 ईस्वी में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो का बगावत में साथ देने के लिए जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है कि किस मुगल शासक ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था? तो जहांगीर थे, जिन्होंने क्या किया था, खुसरो का साथ दिया था अर्जुन देव ने, इसलिए इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की जो प्रथा थी या तकनीकी थी, इसका आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम। इन्होंने ही सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का विकास किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका जहांगीर के बारे में। फिर आए शाहजहाँ, जो कि जहांगीर के पुत्र थे, शाहजहाँ और 5वें मुगल बादशाह थे। इनका जन्म हुआ था 1592 ईस्वी को लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका खुर्रम था। माता-पिता की अगर हम बात करें तो माता का नाम था जगत गोसाई और पिता का नाम था जहांगीर। इनकी टोटल पत्नियाँ जो थी वो 13 थीं, जिसमें सबसे फेमस है मुमताज़ बेगम, ठीक है, जिनके लिए ताजमहल इन्होंने बनवाया था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी को खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे इसने मालिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हो गई। इन्हीं मुमताज महल की याद में आगरा में इनकी कब्र के ऊपर ताजमहल बनवाया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ताजमहल किसके लिए बनवाया गया और इनका असली नाम क्या था मुमताज महल का।
ठीक है? तो जोधपुर के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, इनकी जो पुत्री थी जगत गोसाई, इन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, मतलब यही इनकी माँ थी, ठीक है, खुर्रम की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और 1612 में इनका जो विवाह था, वो आसफ खान की पुत्री किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हुआ, जिसे इसने किसकी उपाधि दी थी? तो मालिका-ए ज़मानी की इसने उपाधि दी थी। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया था? ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये चीज़ याद कर लेना कि कई बार एग्ज़ाम में बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये पूछ लेता है कि मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था जिसने ताजमहल का निर्माण किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ के टोटल 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे फ़ेमस था औरंगज़ेब और उसके बाद थे दारा शिकोह। ठीक है? तो औरंगज़ेब, दारा शिकोह, शाह सूजा और मुराद बख्श, ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस पुत्र थे इनके और एक पुत्री थी जहाँ-आरा। दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है? तो सबसे बड़ा इसमें कौन था? तो दारा शिकोह था, जो काफ़ी विद्वान था और काफ़ी उदार था। इसने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा। मुस्लिम के साथ हिंदू ग्रंथों का भी इसने अध्ययन किया था, ठीक है? तो इसने काफ़ी हिंदू ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था, इसके कारण ये काफ़ी उदार था, हिंदुओं को काफ़ी इज़्ज़त देता था और प्यार से रहता था, जिस कारण इसका युद्ध भी हुआ था किससे? औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब कट्टर था, जबकि ये कट्टर नहीं था, दारा शिकोह। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध 1657 ईस्वी को शुरू हुआ, ठीक है? 18 जून 1658 को औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया, ठीक है? तो इसने क्या किया था, पहले इसके पुत्रों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में, उसके बाद इसने क्या किया, शाहजहाँ को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वो दारा शिकोह की तरफ ज़्यादा झुक रहा था। औरंगज़ेब को लगता था कि अगर शाहजहाँ शासक बना रहा, तो वो दारा शिकोह को ही राजा बनाएगा, उसे ही शासक बनाएँगे क्योंकि वो दारा शिकोह को ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है? तो इसलिए उसने क्या किया कि शाहजहाँ को कैद कर लिया और दारा शिकोह से फिर उसका युद्ध हुआ, जिसमें पहला युद्ध था आपका धर्मत का युद्ध, जो 1658 को हुआ। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 को। उसके बाद 1659 में देवराई की घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि दारा शिकोह पराजित हो गया और उसके ऊपर इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगा दिया औरंगज़ेब ने, ताकि क्या हो, जनता का भी सपोर्ट उसे मिल जाए और उसकी हत्या कर दी। ठीक है? हत्या कर दी, उसके बाद इसकी गर्दन को भेज दिया था किसके पास? इसके जो पिता थे शाहजहाँ, ठीक है? जो कैद थे, उनके पास भेज दिया। शाहजहाँ के कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी कि 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब ये 74 वर्ष के थे तो उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी और कैद में लगभग 8 साल ये रहे थे। शाहजहाँ ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, इससे पहले जो थी वो आगरा राजधानी थी, लेकिन इसने क्या किया, आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने बलबन द्वारा चलाई गई सिजदा प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, तो आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा कि जो बलबन था उसने सिजदा तथा पैबोस प्रथा चलाई थी, जिसमें क्या करते थे, झुककर एकदम नाक रगड़ते थे, क्या करते थे ज़मीन पर, ठीक है? तो ऐसे करके प्रणाम वगैरह किया जाता था शासक को। तो वो वाली जो प्रथा थी वो इसने समाप्त कर दी। शाहजहाँ के समय में दक्कन का गवर्नर कौन था? तो औरंगज़ेब था। ठीक है? तो औरंगज़ेब को दक्कन का गवर्नर इसने बनाया था। शाहजहाँ ने किन-किन चीज़ों का निर्माण किया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोती मस्जिद जो है आपकी, उसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके बाद दिल्ली का जो लाल किला है, वो भी किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ये सारी चीज़ें हैं जो जिनका निर्माण शाहजहाँ ने कराया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का जो निर्माण था, वो 1632 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। ठीक है? उसके बाद देखिए ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो लगभग 20 वर्ष ताजमहल के निर्माण में समय लगा था और लंबाई और चौड़ाई देखें अगर ताजमहल की, तो दोनों में ब बराबर है, ठीक है? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 20 वर्ष इसे लगे बनने में, यानी कि 1652 तक ये कंप्लीट हो पाया। शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरा कहाँ लगवाया था? तो अपना जो मयूर सिंहासन इन्होंने बनवाया था, उसी में कोहिनूर हीरा लगवाया था, ठीक है? उसके बाद देखिए तख्त-ए-ताऊस को 1639 ईस्वी में कौन ले गया? तो फारसी आक्रमणकारी था नादिर शाह, वो क्या हुआ, तख्त-ए-ताऊस को ले गया था। मतलब कि जो मयूर सिंहासन था, इसी को तख्त-ए-ताऊस कहते थे और इसे कौन ले गया था? तो 1739 में जो फ़ारस का आक्रमणकारी था नादिर शाह, उसने आक्रमण किया और क्या किया, अपने साथ तख्त-ए-ताऊस को ले गया। ठीक है, तो इतना था शाहजहाँ के बारे में। अब हम बात करेंगे औरंगज़ेब की। जो छठा मुगल बादशाह था, इसका पूरा नाम था अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। जन्म इसका 1618 ईस्वी को हुआ था दाहोद, गुजरात में। ठीक है? माता-पिता की बात करें तो माता का नाम मुमताज़ था, पिता का नाम था शाहजहाँ और इसकी पत्नी का नाम था राबिया दुर्रानी। इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, यानी कि 90 वर्ष की एज में इसकी मृत्यु हुई। शासन की अवधि की बात करें तो लगभग 49 साल इसने शासन किया, यानी कि 1658 से लेकर 1707 तक इसने शासन किया। इसने किन-किन चीज़ों का निर्माण कराया? तो बीवी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है? जिसे हम लोग मिनी ताजमहल भी कहते हैं,
या काला ताजमहल भी कहते हैं, तो वो उसका निर्माण कराया था औरंगज़ेब ने। और जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है, उसका निर्माण भी किसने कराया? तो औरंगज़ेब ने कराया। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखना है इनका कि अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर इसका पूरा नाम था। 1618 में गुजरात में इसका जन्म हुआ। माता का नाम मुमताज़, पिता का नाम शाहजहाँ, पत्नी थी राबिया दुर्रानी। मृत्यु हुई थी 1707 में, 90 वर्ष की एज में। और लगभग 49 साल इसने शासन किया और बीबी का मकबरा और लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। 1637 में फ़ारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का निकाह हुआ। ठीक है, तो फ़ारस के राजघराने की थी दिलरास बानो बेगम, इनके साथ इनका विवाह हुआ। उसके बाद औरंगज़ेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, इसका निकनेम है, ये चीज़ याद रखना कि इसे आलमगीर भी कहते थे, जिंदा पीर भी कहते थे। औरंगज़ेब ने झरोका दर्शन और नवरोज़ मनाने पर रोक लगा दी। ठीक है, जो प्रथा इसने शुरू की थी, बलबन ने नवरोज़ प्रथा और झरोका दर्शन, ये सारी चीज़ें जो थी औरंगज़ेब ने बंद करा दी। झरोका दर्शन ऐसा था कि जो लेडीज़ वगैरह होती थी, ठीक है? शासन वो जैसे कि औरंगज़ेब के घर की जो लेडीज़ वगैरह होंगी, ठीक है? तो वो क्या करती थी, एक पर्दा वगैरह लगी होती थी, तो शासन की जो भी कार्रवाई चल रही होती थी अंदर दरबार की, तो वो उसे पर्दे से देख सकती थी। लेकिन इसने क्या किया, झरोका दर्शन भी बंद कर दिया। फिर है कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये इस्लाम कबूल करवा रहा था, तो उसने क्या किया, सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, तो 2 सिख गुरु को मारा गया था, जो मुगलों के द्वारा मारे गए थे। तो अब हम बात करेंगे पुरंदर की संधि की, जो काफ़ी फेमस थी। किनके-किनके बीच में हुई? तो जो पुरंदर की संधि थी, वो मुगल साम्राज्य के सेनापति, जो कि एक राजपूत शासक थे जिनका नाम था जयसिंह प्रथम, ठीक है? और किसके बीच में हुई? तो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में, ठीक है? इन दोनों लोगों के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी को हुई थी। फिर है कि 22 मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवान-ए-आम में औरंगज़ेब के समक्ष शिवाजी को उपस्थित किया गया। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहाँ से वे भाग निकले, ठीक है? तो जयपुर का जो भवन था वहाँ पर, आगरा के किले में, वहाँ पर इन्हें रखा गया था। लेकिन वहाँ से ये काफ़ी स्मार्ट थे, तो ये टोकरी-वोकरी में छिपकर पता नहीं कैसे, फूलों वाली जो टोकरी वगैरह थी उसमें छिप के कैसे भी निकल गए वहाँ से, ठीक है। 1679 में औरंगज़ेब ने जज़िया कर पुनः लागू किया, ठीक है। तो जज़िया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। और इसे पुनः किसने लागू कर दिया? तो 1679 में औरंगज़ेब ने पुनः जज़िया कर लागू कर दिया, जो कि हिंदुओं पर लगता था एक धार्मिक कर था, ठीक है। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, ठीक है। कुरान के आधार पर ये अपना शासन चलाता था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। संगीत-अंगीत सब पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि खुद बहुत अच्छी बीना ये बजाता था। लेकिन इसने क्या किया, गाने बजाने सब चीज़ों पर बैन लगा दिया। औरंगज़ेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, ये काफ़ी कट्टर था, इसने क्या किया, 1699 में आदेश दे दिया कि जितने भी फ़ेमस हिंदू मंदिर थे, उन सभी को इसने तोड़वाने का काम किया। ठीक है, काफ़ी जो फ़ेमस हिंदू मंदिर थे, उन्हें तोड़वा दिया इसने। औरंगज़ेब के विरुद्ध हुए महत्वपूर्ण विद्रोह के पीछे का मुख्य कारण उसका राजस्व सिद्धांत और उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। ठीक है, तो औरंगज़ेब इतना कट्टर था, ठीक है, अब लोग विद्रोह तो करेंगे जब उन्हें दबाने की तुम कोशिश करोगे। तो यही हुआ, 2 रीज़न थे जिसकी वजह से इसके खिलाफ विद्रोह हुए, ठीक है? तो पहला यही था कि धार्मिक संस्था, कि ये क्या था, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, मंदिरें तोड़वा रहा था, ठीक है? इस चक्कर में लोग इसके विरोध में थे। दूसरा था कि इसका राजस्व सिद्धांत, ठीक है? कर वगैरह बहुत ज़्यादा लगा दिया, तुम ज़मीनों पर ज़मीन हड़पते जा रहे थे, ठीक है? अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार करते जा रहे थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इसके खिलाफ विद्रोह हुए, ठीक है? अब क्या-क्या कौन-कौन से विद्रोह हुए थे इसके खिलाफ? तो पहला था जाट विद्रोह, ठीक है? राजस्थान साइड के एरिया में हुआ होगा जाट विद्रोह, फिर था सिख विद्रोह, फिर था सतनामी विद्रोह और फिर था राजपूत विद्रोह। सिख विद्रोह हुआ होगा कि उसने जो 9वें गुरु थे उन्हें मार दिया था, ठीक है? उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए सिख विद्रोह हुआ होगा। जाट विद्रोह हुआ, सतनामी विद्रोह हुआ और राजपूत विद्रोह हुआ। ये सारे विद्रोह थे जो औरंगज़ेब के खिलाफ हुए थे। अब हम बात करेंगे मुगल वंश का पतन कैसे हुआ, ठीक है? जो इतना शक्तिशाली वंश था, उसका पतन कैसे हुआ? तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेज़ी से पतन हुआ। मुगल दरबारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया, ठीक है? लोग आपस में झगड़ने लग गए राज-काज के लिए, ठीक है? तो इसी कारण क्या हुआ, जो मुगल वंश था, उसका पतन होना शुरू हो गया। अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफ़र द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है? तो बहादुर शाह जफ़र का नाम आपने सुना होगा, अंग्रेज़ों के टाइम ये थे, ठीक है, जो विद्रोह हम लोगों ने किया था उसका नेता इन्हीं को बनाया गया था, क्योंकि ये मुगल सम्राट थे, काफ़ी लोग इनके फ़ेवर में थे। इस चक्कर में इन्हें उस टाइम क्या किया गया,
इन्हें नेता बना दिया गया था। ठीक है, तो ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में वह विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया था। अतः अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इन्हें नेता बना दिया गया तो अंग्रेजों ने कहा ये नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या किया, बंदी बना लिया और उसे रंगून भेज दिया गया। ठीक है, बर्मा की राजधानी थी उस समय रंगून, तो यानी कि म्यांमार आज का हम कह सकते हैं। तो वहां पर इन्हें निर्वासित कर दिया गया, वहीं पर इनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने प्रकट हो गई जब 1739 ईस्वी में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा, और वापस जाते समय वह मंगूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। ठीक है, अब क्या कि हम लोग क्या समझते रहे अभी तक कि मुगल जो साम्राज्य था वो काफी मजबूत है, उसे हराना आसान काम नहीं है। लेकिन इसकी कमजोरी कब पता चलेगी, जब 1739 में क्या हुआ, फारस का जो आक्रमणकारी था नादिर शाह, उसने क्या किया कि जो मुगल सम्राट था उस समय का, उसे बंदी बना लिया। उसके बाद इसने दिल्ली को खुलेआम लूटा। ठीक है, दिल्ली को काफ़ी लूट लिया इसने, और वापस जाते समय क्या हुआ, मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था उसे भी लूट ले गया, और उसमें जो कोहिनूर हीरा था लगा था उसे भी ले गया। ठीक है, तो इस समय पता चलेगा कि अब मुगल साम्राज्य जो था उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना औरंगजेब के टाइम में था। अब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो क्वेश्चन आपसे बनेगा 2 नंबर में, ठीक है? तो इन सारे कारणों को याद कर लेना। तो पहला था कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, ये पतन का कारण था कि ला काफ़ी जो लोग थे, वो विद्रोह में पहुँच गए। दूसरा था औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी कि दक्षिण पर कब्ज़ा करना, ठीक है? अधिकार करते जाना, साम्राज्य विस्तार के कारण, तो ये भी एक पतन का कारण था। अयोग्य सम्राट, जो औरंगजेब के बाद जो सम्राट हुए, वो इतने योग्य नहीं थे, तो ये भी एक रीज़न था मुगल साम्राज्य के पतन का। फिर था कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव, कोई नियम ही नहीं था, कोई भी उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को या तुम बड़े बच्चा जो बड़ा पुत्र है उसे तुम सम्राट बना दो, तो ऐसा कोई नियम नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि इन नियमों के अभाव के कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। फिर था कि साम्राज्य की विशालता, कि साम्राज्य इतना विस्तार था कि लाहौर से लेकर, ठीक है, अगर साउथ में जाएँ तो काफ़ी विस्तार कर लिया था इन्होंने साम्राज्य का, तो वो भी एक पतन का कारण था। फिर था कि मराठों का उत्थान, जो मराठे थे वो आक्रमण कर रहे थे, वो काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उसके कारण भी इसका पतन हो रहा था। जो सैयद बंधु थे, उनका उत्थान हुआ, ठीक है? तो वो भी काफ़ी फ़ेमस थे, तो उनके कारण भी जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन हो रहा था। विदेशी आक्रमणकारी जो थे, अंग्रेज़ वगैरह आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, तो इसके कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और जो अंग्रेज़ थे, ठीक है? उनका उत्कर्ष, यानी कि उनके पास तो जो तोप वगैरह थी, बम वगैरह थे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? बंदूकें थी उनके पास, तो उसके कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो ये इस प्रमुख रीज़न है, ठीक है? प्रमुख कारण हैं, जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, देखिए पहले तो किसी मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे ही बनेगा कि मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, ठीक है? इन सारी चीज़ों की जानकारी दो, कैसा था वहाँ पर सब चीज़ें, ठीक है? तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो प्रशासनिक व्यवस्था में था कि मुगल सम्राटों ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया। दूसरा था कि राज्य का सर्वोच्च जो सम्राट होगा वो बादशाह ही होगा। ठीक है, सबसे ऊंचा पद किसे दिया गया, तो बादशाह को दिया गया। फिर है कि मुगल सम्राट सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख तथा मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। ठीक है, जो भी सम्राट होता था जिसे सम्राट बनाते थे, तो सेना का प्रधान किसे बोलेंगे, तो उसी सम्राट को सेना का प्रधान माना जाता था। न्याय व्यवस्था का प्रमुख माना जाता था, मतलब वो उसने जो निर्णय ले लिया वो सबसे ऊपर है। ठीक है, वही निर्णय माना जाएगा। और जो मुस्लिम जनता थी उसका आध्यात्मिक नेता भी वही होता था। फिर है कि यह विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जितने भी मंत्री वगैरह थे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सम्राट करेगा। मुगल प्रशासन को जिलों या सरकार में बांटा गया था। यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें फौजदार या अलमगुजार कहते थे। ठीक है, जो मुगल प्रशासन था, पूरे मुगल प्रशासन को किस में बाँट दिया था इन्होंने? या तो जिलों में बाँट दिया था या सरकार में बाँट दिया था। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी थे उन्हें क्या कहते थे हम? फौजदार या अलमगुजार कहते थे। फिर है कि सरकार यानी कि जिला कई परगनों में विभक्त था, जिसके प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाते थे। फिर हमने जिलों को क्या किया? कई परगनों में विभाजित कर दिया। जैसे आज के टाइम में जो जिले होते थे उन्हें हम ब्लॉक वगैरह में बाँट देते हैं। तो वैसे ही क्या था, पहले जो जिले थे उन्हें हमने क्या किया? परगनों में विभक्त कर दिया, और जिसके जो प्रमुख होते थे उन्हें सिकदार कहते थे। फिर है कि ग्राम प्रशासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रशासन मुकदम, पटवारी और चौकीदार देखते थे। ठीक है, तो उस समय भी क्या था कि जो ग्राम प्रशासन था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसका प्रशासन कौन देखता था? तो मुकदम जो थे, पटवारी जो थे या चौकीदार जो थे, वो इसका प्रशासन देखते थे। ठीक है, तो ये था प्रशासनिक व्यवस्था की कैसी थी मुगलों की। अब केंद्रीय अधिकारी देख लेते हैं, कौन-कौन केंद्रीय अधिकारी होते थे। ठीक है, तो सम्राट अधिकारियों की सहायता से शासन करता था, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं समय-समय पर करता रहता था। ठीक है, तो जो सम्राट था, वो क्या करता था, जितने भी अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था।
तो इसमें केंद्रीय अधिकारियों में पहले आ जाता था वकील, जिसे वकील ए मुतलक भी कहते थे। ठीक है? इसे प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं, जो सम्राट को सलाह देता था तथा सभी विभागों का निरीक्षण करता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी यही था, जो साम्राज्य की देखरेख करता था, इसे वज़ीर भी कहते थे। यानी कि जो वकील है, इसे हम लोग वज़ीर भी कहते हैं, वकील ए मुतलक भी कहते थे। इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ये क्या करता था, इसका कार्य क्या था? तो सम्राट को सलाह देने का इसका कार्य था और जितने भी विभाग थे, उन सबका निरीक्षण भी यही करता था और बादशाह को उनकी जानकारी देता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी यही था वज़ीर, ठीक है? तो वज़ीर के बारे में आप जानते हैं। दूसरा है मीर बख्शी। अभी मीर बख्शी कौन था? तो जो सैन्य विभाग था उसके अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। इसका कार्य था कि बड़े-बड़े मनसबदारों को वेतन देना, सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया लेखा-जोखा रखना, इसके कार्य थे। तो जो मीर बख्शी था वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ये क्या करता था? तो बड़े-बड़े मनसबदारों को वेतन देता था। सैनिक जो थे, घोड़े जो थे उनका हुलिया वगैरह पहले लिखा जाता था, लेखा-जोखा रखना, ये सारे कार्य किसके थे? तो मीर बख्शी के थे। तीसरा जो केंद्रीय अधिकारी था वो था दीवान। तो दीवान का कार्य क्या था? तो शाही कोष का प्रबंध कर वसूली की मात्रा निश्चित करना तथा हिसाब-किताब देखने का कार्य किसका था? दीवान का था। ठीक है? तो दीवान क्या करता था? जो शाही कोष था, उसका प्रबंध करता था। वसूली कितनी करनी है, उसकी मात्रा निश्चित करता था दीवान और हिसाब-किताब करने का कार्य भी किसका था? तो दीवान का था। फिर जो चौथा केंद्रीय अधिकारी था वो था मुख्य काजी। अब मुख्य काजी जो होता था वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था, जिसका कार्य क्या था कि प्रत्येक बुधवार को ये न्याय करता था। यह सम्राट की सहायता करता था। यह इस्लामिक कानून के आधार पर न्याय करता था। ठीक है? तो जो मुख्य काजी था वो किसकी हेल्प करता था? तो एक तो इसे मुख्य न्यायाधीश कहते थे मुख्य काजी को। ये सम्राट की हेल्प करता था निर्णय लेने में। ठीक है? कैसे निर्णय लेना है तो उसमें हेल्प करता था मुख्य काजी और इस्लामी कानून के आधार पर ये निर्णय लेता था। ठीक है? इस्लामी कानून की इसे जानकारी थी, उसी के आधार पर ये निर्णय लेता था। फिर था मुहत्सिब। मुहत्सिब का कार्य क्या था? तो प्रजा मुस्लिम कानूनों का आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता लगाना इसी अधिकारी का कार्य था। ठीक है? मादक द्रव्य, जुआ, स्त्री-पुरुषों के अनैतिक संबंध को रोकना इनके प्रमुख कर्तव्य थे। ठीक है? जैसे आज के समय में समलैंगिक विवाह चल रहे हैं, तो उस समय ये ऐसा नहीं था। तो इस सब की जानकारी कौन रखता था? तो मुहत्सिब रखता था। ठीक है? तो ये क्या करता था कि मुस्लिम जो कानून होते थे, उनका आचरण कर रही है कि नहीं प्रजा, क्योंकि उस समय आप पता था कि मुस्लिम का बोलबाला था, ठीक है? मुस्लिम कानूनों को बहुत कट्टर से लागू किया जाता था। तो मुहत्सिब का कार्य यही था कि जो प्रजा है, जो जनता है, वो मुस्लिम कानूनों को मान रही है कि नहीं मान रही है, ठीक है? इसका पता लगाने का कार्य इसी का था। उसके बाद जो मादक द्रव्य वगैरह, जो शराब वगैरह जो मिलती थी या जुआ वगैरह जो होता था या स्त्री-पुरुषों के जो अनैतिक संबंध थे, इनको रोकने का कार्य भी किसका था? मुहत्सिब का था। फिर जो छठे केंद्रीय अधिकारी थे वो थे खाने-सामा। खाने-सामा का कार्य क्या था? तो सम्राट के जो परिवार होता है, उनकी व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसका कार्य था? तो खाने-सामा का कार्य था। कि मान लिया कि सम्राट की जो वाइफ़ है, उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो इसकी ख़्याल कौन रखेगा? खाने-सामा रखेगा। फिर है मीर आतिश। मीर आतिश का कार्य क्या था? तो शाही तोपखाना इसके अधीन रहता था। तोपों तथा बंदूकों का निर्माण कराने का कार्य किसका था? तो मीर आतिश का था। ठीक है? मीर आतिश का कार्य क्या था? कि जो शाही तोपखाना है, उसकी देख-रेख करना, ठीक है? जो बंदूकों का निर्माण कराना, ठीक है, जो औज़ार वग़ैरह होते थे, इन सब का निर्माण कराना किसका कार्य था? मीरातिस का था। तो हमने प्रशासनिक इकाई के बारे में देख लिया, जो केंद्रीय अधिकारी थे, उनके बारे में देख लिया। अब हम सामाजिक जीवन देख लेते हैं कि मुगलों के समय में सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है? कैसे लोग रहते थे? तो मुगल साम्राज्य जो था, वो 3 वर्गों में बँटा था, ठीक है? 3 तबकों में से बाँट रखा था। जैसे आज के टाइम में जो गरीब-अमीर हैं, तो वैसे ही उस समय भी क्या था कि हमने 3 वर्गों में से बाँट रखा था समाज को। इसमें पहले में आते थे उच्च, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनमें शासक आ जाता था या जो राज परिवार था उसके लोग आ जाते थे, ठीक है? मतलब कि जो राजा है या शासक है, वो आएगा इसमें उच्च वर्ग में या उसके परिवार के जो लोग हैं वो आएँगे उच्च वर्ग में। फिर आता था मध्य वर्ग, इसमें सामंत वगैरह आ जाते थे, ठीक है? और निम्न तबके में कौन आता था? तो किसान है, श्रमिक हैं, ये सारे किसमें आते थे? निम्न वर्ग में आते थे। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो उस समय संतोषजनक नहीं थी, ठीक है? इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी स्त्रियों की उस समय। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु-विवाह, जौहर आदि का प्रचलन था, ठीक है? तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि उसमें पर्दा प्रथा चलती थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा कट्टरता से इसका पालन किया जाता था। सती प्रथा थी कि अगर हस्बैंड मर गया तो जो लेडी थी उसे भी मरना पड़ता था, ठीक है? बहु-विवाह चलता था, जौहर जैसी प्रथाएँ थी उस समय। ठीक है? इस काल में मुस्लिम 4 विवाह तथा हिंदू 1 ही विवाह करते थे। ठीक है? इस समय जो मुस्लिम थे वो 4 विवाह तक कर सकते थे और जो हिंदू थे वो सिर्फ़ 1 विवाह ही करते थे। उच्च तथा मध्य वर्ग का जीवन सुखी तथा निम्न वर्ग के लोग जो थे वो संघर्ष करते थे। ठीक है? जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो अच्छे से रहते हैं। ठीक है? मध्य वर्ग के थे वो भी अच्छे से रहते थे, लेकिन जो निम्न वर्ग था वो लोग संघर्ष करते थे। अगर मनोरंजन के साधनों की बात करें तो चौगान,
शिकार, पशुओं का जो युद्ध होता था, ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उस समय मोबाइल वगैरह तो चलता नहीं था, गेम खेल लो। तो उस समय की मनोरंजन के साधन क्या थे? तो चौगान खेलना, कि घोड़े पर बैठ के खेला जाता था ये, शिकार वगैरह करना या पशुओं का युद्ध वगैरह देखना, तो ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अब हम साहित्यिक जीवन की अगर हम बात करें कि साहित्यिक जीवन कैसा था, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की तथा फ़ारसी में बहुत बड़ा विद्वान था। बाबरनामा उसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा लिखी थी, अबुल फ़ज़ल ने क्या-क्या लिखा था, तो अकबरनामा और आईन अकबरी जो थी, वो अबुल फ़ज़ल ने लिखी थी। ये इस काल की प्रमुख रचनाएँ थीं। इसके आधार पे हम कह सकते थे कि साहित्यिक जीवन काफ़ी अच्छा था उस समय, ठीक है? साहित्य की काफ़ी लोगों को जानकारी थी। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा भूषण, मोतीराम जैसे हिंदी के महान कवियों ने श्रेष्ठ रचनाएँ लिखी, ठीक है? तो उस समय रामचरितमानस जो लिखी थी तुलसीदास ने, इन्होंने काफ़ी कृतियाँ लिखी। तो ये भी इसी टाइम के थे, मुगल के टाइम के, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो साहित्यिक जीवन था काफ़ी अच्छा था, ठीक है? साहित्य में काफ़ी विकास हुआ उस समय। अगर मुगलकालीन कला की हम बात कर लेते हैं कि मुगलकालीन कला कैसी थी, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का ताजमहल, लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल आदि इसकी प्रमुख इमारतें हैं। ठीक है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, ये मुगलकालीन कला में आ जाएगा। चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ जहांगीर के समय में। ठीक है, मंसूर जो था प्रमुख चित्रकार था। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें कि मुगलों के समय आर्थिक जीवन कैसा था, तो मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था संतोषजनक थी। कृषि ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड थे? उस समय कृषि पर डिपेंड थे। उस समय सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योगों ने पर्याप्त उन्नति कर ली थी। जलीय तथा स्थलीय मार्ग व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे। यूरोप, एशिया के अनेक देशों से व्यापार होता था। लोहा, तांबा, संगमरमर, लाल पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएँ विदेशों को भेजी जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ उस समय आ चुके थे, पुर्तगाली आ चुके थे, फ्रांसीसी आ चुके थे, ठीक है, मुगलों के समय। तो हम कह सकते हैं कि रेशमी तथा जो सूती वस्त्र थे, उनके जो उद्योग थे, उनमें काफ़ी उन्नति हुई थी। यूरोप, एशिया से अनेक देशों से हमारा व्यापार चलता था। कई चीज़ें हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कई इम्पोर्ट करते थे चीज़ें, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लाहौर, सूरत, खंबात, कालीकट, कोचीन ये सारे प्रमुख बंदरगाह थे, जहाँ से सामान आता-जाता रहता था या दूसरे विदेशी जो थे वो भारत में आते थे, ठीक है। तो ये आर्थिक जीवन हो गया मुगलों के समय का। तो इतना मुगलों के बारे में था। अब हम बात करेंगे शिवाजी की, ठीक है? तो शिवाजी के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मुगलों के बारे में इतना ही है, इतनी चीज़ें याद कर लेना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना कि मुगलकालीन कला कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, साहित्यिक जीवन कैसा था मुगलों के समय में, ठीक है? सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीय मंत्री कौन-कौन थे? तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर शिवाजी की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को सिबनेरी दुर्ग में, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शिवाजी के बारे में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1630 को हुआ था सिबनेरी दुर्ग में। शासनावधि देखें इनकी तो 1674 से लेकर 1680 तक इन्होंने शासन किया। माता की बात करें तो माता का नाम था इनकी जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है? संतान की बात करें तो संभाजी और राजा राम इनके पुत्र थे, ठीक है? संतान थी इनकी और निधन इनका कब हुआ? तो 1680 में रायगढ़ में इनका निधन हुआ था, वहीं पर इनकी समाधि है, ठीक है? तो जन्म हुआ था 1623 में, कहाँ पे? सिवनेरी दुर्ग में। शासनावधि थी इनकी 1674 से 1680 तक। माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम साजी भोसले था। संतान इनकी अगर देखें तो संभाजी राजा राम इनकी संतान थी और निधन हुआ था इनका 1680 में, रायगढ़ में इनकी समाधि है, ठीक है? छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। कई लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिन्होंने शिवाजी के मस्तिष्क में धर्मानुरण के बीज बोए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जबकि गुरु दादा कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला एवं रणनीति की शिक्षा दी। शिवाजी महाराष्ट्र की दशा से बहुत ज़्यादा दुखी थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का पक्का इरादा कर लिया। बचपन में उन्होंने खेल-खेल में किला जीतना सीख लिया था। ठीक है, तो देखिए शिवाजी के बारे में इतनी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए कि माता कौन है, पिता कौन है, उन्हें क्या कहते थे, ठीक है? उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम शिवाजी की सफलताएँ, विजय एवं उपलब्धि देख लेते हैं। पूना की जागीर का स्वतंत्र शासक बनने के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। इस किले से इन्हें काफ़ी धन मिला, जिसके बाद इन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। इसके बाद रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़, कुंकड़ कई किले अपने अधिकार में कर लिए। ठीक है, ये स्टार्टिंग थी शिवाजी की, कैसे इन्होंने स्टार्टिंग की, कैसे इन्होंने जीतना शुरू किया। तो जो पूना की जागीर थी उसका ये स्वतंत्र शासक बने। उसके बाद इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने को प्रारंभ किया।
और अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, 1644 में सबसे पहले बीजापुर के जो तोरण नामक पहाड़ी किला था उस पर अधिकार किया। उससे उन्हें काफ़ी धन मिला। उसके बाद फिर इन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। उसके बाद फिर रायगढ़ है, पुरंदर है, सिंहगढ़ है, कोंकण है, कई किलों को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद खाली ये याद रखना कि कौन कौन सी इन्हें विजय हुई थी। तो जाबली विजय हुई, कोंकण विजय हुई, इन्हें बीजापुर से संघर्ष हुआ, उसमें भी इन्हें विजय हुई, जिसमें इन्होंने अफजल खां को मार दिया था, ठीक है, पेट में छुरा घोंप कर। फिर है मुगलों से पुरंदर की जो संधि हुई 1665 में, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य में ये संपन्न हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है। उस समय जो महाराजा जय सिंह थे ये सेनापति थे मुगलों के। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे भाग निकले थे, ठीक है। 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटकर अपनी आर्थिक दशा को भी इन्होंने ठीक कर लिया, ठीक है। जब ये कैद हो गए, सब कुछ इनका चला गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1670 में दोबारा से सूरत को लूटा और वापस अपनी आर्थिक दशा को ठीक कर लिया। देखिए, रॉबिन्सन जो थे इन्होंने शिवाजी के बारे में ये कहा कि वो केवल श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं और सिर्फ सेनापति ही नहीं थे, बल्कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापक एवं सफल प्रशासक भी थे, ठीक है। मतलब योद्धा तो कोई भी हो सकता है, बहुत अच्छा, सेनापति भी कोई भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या थे, अच्छे से व्यवस्थापक थे और सफल प्रशासक भी थे, जो अच्छे से राजकाज चलाना जानते थे, ठीक है। तो ऐसा रॉबिन्सन ने कहा था किसके बारे में, शिवाजी के बारे में। अगर हम शिवाजी के केंद्रीय शासन की बात करें और उसके अंगों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है राजा। शिवाजी के हाथों में राज्य की सभी शक्तियां केंद्रित थीं। उन पर किसी का प्रतिबंध व नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों का सभी को पालन करना पड़ता था। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान के 8 मंत्री अग्रलिखित थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि अष्टप्रधान कौन थे शिवाजी के शासनकाल में, तो इन अष्टप्रधानों के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनना ही बनना है, ठीक है। अगर शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आएगा अष्टप्रधान वाला। और उधर अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में पढ़ लेना कि किसका कौन सा कार्य था। और इधर अगर क्वेश्चन बनता है तो ये अष्टप्रधान पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है पेशवा, जिसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना इसका कार्य था पेशवा का। शांति की व्यवस्था करना भी पेशवा का कार्य था। राजा की अनुपस्थिति में शासन का समस्त उत्तरदायित्व इसी पर था, ठीक है। अगर मान लिया कि जो राजा है वो कहीं पर गया है, बाहर गया है, तो जो शासन करने की व्यवस्था है वो कौन देखेगा, पेशवा देखेगा, यानी कि प्रधानमंत्री देखेगा। शांति की व्यवस्था करने का कार्य इसका था और शासन की देखरेख का कार्य प्रधानमंत्री का था। उसके बाद आता है आपका अमात्य, इसे हम लोग वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब की जांच पड़ताल करना था और राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना था, ठीक है। तो अमात्य यानी कि जो वित्त मंत्री होता है उसका कार्य क्या होता है कि उसका प्रमुख कार्य ये होता है कि राज्य का जो हिसाब किताब है उसकी जांच पड़ताल करना और राज्य का जो आय व्यय है, कहाँ से आय हो रही है, कहाँ खर्चा हो रहा है, इस सब का लेखा जोखा रखना किसका कार्य है, तो अमात्य का कार्य है, जिसे हम लोग वित्त मंत्री कह सकते हैं। फिर मंत्री आते थे। मंत्रियों में क्या किया, शिवाजी के गृह प्रबंध के लिए उत्तरदायी थे। दरबार के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण रखना, राजा के भोजन का प्रबंध करना, ये सारे मंत्री के कार्य थे, ठीक है। जो मंत्री होगा तो शिवाजी के घर के जो लेडीज़ हैं या घर की फैमिली के जो लोग हैं उन्हें क्या की ज़रूरत है तो उसको ध्यान में रखते थे ये मंत्री, ठीक है। खाने वाने का जो प्रबंध था वो भी यही करते थे, ठीक है। और जो विभिन्न घटनाएं थी उनका विवरण भी यही रखते थे। फिर आता है सचिव। सचिव का कार्य क्या है, तो यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था। परगनों आदि की आमदनी का भी हिसाब रखता था, ठीक है। तो राजा जो पत्र वगैरह भेजते थे या पत्र वगैरह जो आता था उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सचिव की थी। उसके साथ साथ जो परगना होते थे तो परगनों में जो आमदनी वगैरह हो रही है तो उसका भी हिसाब किताब कौन रखता था, सचिव रखता था। इसके बाद आते हैं सुमंत, जिसे हम विदेश मंत्री कह सकते हैं। अब सुमंत का क्या कार्य है, तो यह शिवाजी को विदेशी मामलों तथा शत्रु से युद्ध व संधि के मामलों में परामर्श देता था, ठीक है। ऐसा जानकारी होती थी कि कौन सा शासक कैसा है, ठीक है। इधर उधर की सब जानकारी ये रखता था सुमंत। तो ये क्या करता था, हेल्प करता था या परामर्श देता था किसको, शिवाजी को, या जो राजा होता है उसे परामर्श देता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति का कार्य क्या है, तो ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। सैनिकों की भर्ती, सेना के संगठन, प्रशिक्षण, अनुशासन, लूटे गए धन का हिसाब किताब रखना इसके कार्य थे, ठीक है। तो सेनापति का क्या कार्य है कि ये पहले तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, अधिकारी होता है। सैनिकों की कितनी भर्ती करनी है, सेना का संगठन कैसा होगा, उनके प्रशिक्षण, अनुशासन, लूटे गए धन का विवरण, ये सारी चीज़ें इसके कार्य थे, ठीक है, सेनापति के। उसके बाद आता है पंडित राव। पंडित राव को क्या कार्य है, तो राज्य के द्वारा दी गई धनराशि गरीबों में बांटना, दीन दुखियों की सहायता करना, रीति रिवाजों के लिए नियम बनाना, जाति पाति के झगड़ों का निर्णय करना इसके कार्य थे। किसके बाद, राजा के बाद, ठीक है। कि कितनी धनराशि है, किसे बांटनी चाहिए, कितनी बांटनी चाहिए, ठीक है। जितने रीति रिवाज हैं, जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, जाति पाति को लेकर जो झगड़े वगैरह होते हैं, तो उन सभी का निर्णय करना, डिसीजन किसका था, तो पंडित राव का था।
ठीक है, तो ये 7 हो गए और देख लेते हैं। अष्टप्रधान में जो 8वां था वो था न्यायाधीश। यह न्याय की व्यवस्था करता था, यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था। ठीक है, तो न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, तो एक न्याय की व्यवस्था करेगा, और फौजदारी और दीवानी दोनों पार्ट टाइप के जितने भी मुकदमे होते थे उन्हें कौन सुनता था, न्यायाधीश सुनता था। तो ये अष्टप्रधान थे, इन सभी के नाम याद कर लेना अष्टप्रधान के। ठीक है, उसके बाद हम प्रांतीय शासन की बात करेंगे कि शिवाजी के समय में प्रांतीय शासन कैसा था। तो शिवाजी द्वारा अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया था। तो इन्होंने अपने पूरे विशाल साम्राज्य को किसमें भागा था, तो 4 भागों में बांट रखा था, जिसमें सबसे पहले आता था केंद्रीय प्रांत। यह शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, इसे स्वराज कहलाता था। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल इस पर किसका था, केंद्रीय प्रांत पर, तो शिवाजी का था पूरा कंट्रोल, और इसे स्वराज कहलाता था ये जगह। ठीक है, फिर आते थे उत्तरी प्रांत। इस समय उत्तरी बम्बई, कोंकण, दक्षिणी सूरत, बगलाना, पूना का दक्षिणी पठार, डाक, कोली, ये सारे प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा था। पहला केंद्रीय प्रांत था, जिस पर पूरा कंट्रोल शिवाजी का था, जिसे हम लोग स्वराज कह सकते हैं। उसके बाद फिर उत्तरी प्रांत था, दक्षिणी प्रांत था, दक्षिण पूर्वी प्रांत था। अब हम सैन्य प्रबंध की बात करें शिवाजी के, तो शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत उसकी सेना थी। शिवाजी की सेना का प्रधान अंग अश्वारोहियों की सेना थी। प्रथम बारगीर, यानी कि प्रत्यक्ष वेतनभोगी राज्य की तरफ से युद्ध सामग्री इन्हें मिलती थी, और दूसरे जो थे वो सिलेबार थे, जो युद्ध के लिए स्वयं शस्त्रों का प्रबंध करके लाते थे। पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था, इसका मुखिया जो होता है उसे नायक कहलाता था। सैनिकों को नगद एवं जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, अगर सैन्य प्रबंध की बात करें हम, तो शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत क्या था, तो उसकी सेना थी, जिसकी वजह से वो जीतते थे। ठीक है, तो इनकी अब सबसे पहले क्या कि सेना में भी क्या होता है कि हर तरीके के होते हैं, कोई पैदल सैनिक होता है, कोई घोड़े वाला होता है। तो ठीक है, तो शिवाजी की सेना का जो प्रधान अंग था वो था अश्वारोहियों की सेना, मतलब जो घोड़ों से चलते थे। इसमें 2 टाइप के लोग थे। पहला बारगीर, जिन्हें प्रत्यक्ष वेतन भोगी थे, जिन्हें राज्य की तरफ से क्या मिलता था, वेतन मिलता था। ठीक है, और खुद ही उन राज्यों की तरफ से ही ना हथियार वगैरह मिलते थे। और दूसरे थे सिलेबार। सिलेबार क्या होते थे, ये क्या जैसे युद्ध वगैरह हुआ तो अचानक से ये लोग आ जाते थे। ठीक है, अपनी युद्ध सामग्री खुद लाते थे, सेना में भर्ती होते थे, उसका इन्हें वेतन वगैरह मिलता होगा। ठीक है, और जो पैदल सैनिक थे उन्हें पायक कहा जाता था, और पायक का जो मुखिया होता था उसे हम लोग नायक कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई सैन्य प्रबंध के बारे में। फिर है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। शिवाजी की रणनीति बहुत चतुरतापूर्ण थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया भी। आमने सामने युद्ध करने के स्थान पर अचानक आक्रमण करने में अधिक विश्वास रखते थे। वे छिपकर आक्रमण करते थे और लूटमार मचाकर पहाड़ियों में छिप जाते थे। देश की प्राकृतिक दशा उनकी युद्ध नीति को सफल बनाने में सहयोग करती थी। ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध नीति क्या होती है आप समझ गए होंगे कि अचानक से आक्रमण कर दो आप, और मार पीट के लूट लाट के क्या करो, छिप जाओ पहाड़ों में। ठीक है, तो ये थी गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे ये सबसे ज़्यादा अपनाते थे। फिर आर्थिक व्यवस्था की बात करें या भूमि प्रबंध की बात करें, तो शिवाजी ने अपने राज्य की आय हेतु समस्त संभावित साधनों की समुचित व्यवस्था की थी। अन्नदाता के निर्देशन में भूमि का सर्वेक्षण कराया था। प्रत्येक गांव की भूमि को नापा गया, क्षेत्रफल को लिखा गया, भूमि को उत्तम, मध्यम, निम्न श्रेणियों में बांटा। किसानों की उपज का 3% लिया जाता था। अन्न कर समाप्त किए जाने के बाद किसानों से उपज का 40% लिया जाने लगा। ठीक है, जब सारे कर समाप्त कर दिए उसके बाद 40% लेने लग गए। और इन्होंने क्या किया था, भूमि को 3 भागों में बांट दिया था, जहाँ पे उत्तम होगी उससे ज़्यादा कर लेंगे, मध्यम वाले से कम लेंगे, निम्न वाले से और कम लेंगे। तो ऐसा था। वाणिज्य एवं व्यापार की बात करें तो शिवाजी ने व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी। राज्य के आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी। राज्य में कल्याण, भिवंडी, चौल, राजापुर, बेनगुल्ला, कोल्हापुर इत्यादि प्रसिद्ध नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो क्या करें कि व्यापार बहुत अच्छे से हो, लोग यहाँ पर आएँ तो उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी। तो व्यापार और वाणिज्य की इन्हें काफ़ी समझ थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था हिंदू धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। ठीक है, हिंदू धर्म के आधार पर जो शास्त्र वगैरह होते थे उनके आधार पर ही ये न्याय किया जाता था। न्याय प्रबंध निष्पक्ष एवं उच्च कोटि का था। न्यायाधीश के पद पर धर्मशास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण नियुक्त किए जाते थे। ये न्यायाधीश दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे किया करते थे, मतलब दीवानी और फौजदारी दोनों टाइप के मुकदमे ये लड़ते थे। ठीक है, दोनों की देखरेख करते थे ये न्यायाधीश। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल किया करते थे। अंतिम अपील शिवाजी के पास ही हो सकती थी, इसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य था। ठीक है, मतलब आप लोग कुछ भी डिसीजन दे दें, लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होगा, तो शिवाजी का होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है शिवाजी। ठीक है, यही चीज़ होती थी। फिर अन्य विशेषताओं की बात करें तो चौथ आ जाता है। मराठों से बचने के लिए कुछ राज्य अपनी कुल भूमि उपज का 1/4 भाग चौथ मराठों को देते थे। वह दूसरे राज्यों के आक्रमण से भी उस राज्य की सुरक्षा करते थे। मतलब जो राज्य क्या है चौथ देगा मराठों को, तो उसकी सुरक्षा करेंगे कौन, मराठे। ठीक है, ये था कर। दूसरा है सरदेशमुखी। यह कर मराठा राजा को उसके देश स्वामी होने के नाते दिया जाता था, मतलब देश का स्वामी है इसलिए लोग क्या करते थे, उसे देते थे ये कर, सरदेशमुखी। राज्य में देशमुख कर का वसूलने वाला अधिकारी होता था। यह आय का 1/10 भाग होता था। ठीक है, तो जितनी भी आपकी आय हो रही है इसका 1/10 भाग क्या है, आपको सरदेशमुखी देना पड़ता था, जो भी आपके राजा हैं उसे। तो ये शिवाजी के बारे में इतना ही है। अष्टप्रधान के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में बताइए, कि 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी? कहने का मतलब ये उस समय की बात हो रही है, जब अंग्रेज़ जो थे उनका बोलबाला था, मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र करा लिए थे, ठीक है? तो उस समय की ये बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। मतलब टूटने लग गया था इनका जो साम्राज्य था। हैदराबाद, बंगाल, अवध प्रायः स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है? तो ये जो एरिया थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था मुगलों से। सामाजिक स्थिति की बात करें उस समय की, तो सामाजिक दृष्टि से भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्नताएँ विद्यमान हैं, ठीक है? पहले से बहुत सारे लोग रह रहे थे भारत में, ठीक है? अफ़गानी भी रह रहे थे, अरबी भी रह रहे थे। जो बाहर के जो काफ़ी जो थे यात्री वगैरह वो भारत आते रहते थे। लेकिन जब सामाजिक स्थिति 18वीं शताब्दी की बात करें, तो और भी ज़्यादा विभिन्नताएँ आ गई थी। कैसे विभिन्नताएँ आ गईं? क्योंकि इस समय जो था वो यूरोप से भी लोग आने शुरू हो गए थे व्यापार के माध्यम से। फ्रांसीसी आ गए भारत में, अंग्रेज़ आ गए, ठीक है? पुर्तगाली आ गए, तो ये सारे लोग भी आने लग गए, तो जो विभिन्नताएँ थी वो और ज़्यादा बढ़ गईं समाज में। ठीक है? आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व के अभाव में भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गया। ठीक है? क्योंकि कोई राजनेता ऐसा था नहीं, जो एक कर सके सभी लोगों को। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ थी, सब राजा अपने अलग-अलग रहते थे। ठीक है, उन्हें अपने राज्य से मतलब था, दूसरों से मतलब नहीं था। तो इस समय जो अंग्रेज़ थे, उनका बोलबाला इसलिए बढ़ गया था। तो राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व के अभाव से भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से बिछड़ गया। इस समय सूती कपड़ों का व्यापार अपने चरम पर था। भारतीय वस्त्रों की माँग यूरोप में सर्वाधिक थी। कृषि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी कर वगैरह लगा दिए थे। ठीक है? क्योंकि उच्च लगान दर के कारण किसान विद्रोह कर रहे थे। ठीक है? क्योंकि इतने सारे कर लगा दिए तो किसान विद्रोह कर रहे थे, जबकि माँग बहुत ज़्यादा थी कपड़ों की यूरोप में भारतीय कपड़ों की। तो ये सारी चीज़ें थी, आर्थिक स्थिति की बात हो गई, तो मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। सांस्कृतिक स्थिति की हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में बादशाह, उमरा व कुलीन वर्ग के सभी चरित्र में गिरावट आई। मतलब जितने भी अमीर लोग थे उनके चरित्र में गिरावट आई। पहले के जो लोग थे अमीर वगैरह जो होते थे, तो वो कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। ठीक है, ये इमारतें बनवा दी, वो इमारतें बनवा दी। लेकिन इस समय क्या हुआ, इमारतें वगैरह बनवाना सबने छोड़ दिया, सब अपने बारे में सोचने लग गए थे। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में बादशाह, उमरा व कुलीन वर्ग सभी के चरित्र में गिरावट आई। वास्तुकला की दृष्टि से किसी भी भव्य इमारत या भवन का निर्माण नहीं हुआ। चित्रकला तथा साहित्य की दृष्टि से भी किसी विशिष्ट कृति की रचना नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब कोई विशेष भवन वगैरह या किसी विशेष कृति वगैरह उनकी रचना नहीं हुई थी इस समय में। ये सांस्कृतिक स्थिति है। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो यह सदी धार्मिक दृष्टि से भी संघर्ष की सदी थी। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति में हिंदू एवं मुसलमान वर्ग के मध्य एक दरार उत्पन्न कर दी। उत्तरकालीन मुस्लिम शासकों की धार्मिक नीति भी दुर्बल थी। वे शक्तिहीन होने के कारण कट्टरता की नीति को नहीं अपना सके। फिर भी उन्हें हिंदू जनता का समर्थन भली-भांति प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसी हालत कर दी थी कि हिंदू-मुस्लिम इतने अलग-अलग हो गए थे कि उनके बीच में हमेशा एक दरार बनी रही। ठीक है, फिर बाद में कितने भी मिलाने वाले आए नेता, लेकिन वो कभी भी एक नहीं कर पाए हिंदू-मुस्लिम को। ठीक है, तो ये धार्मिक स्थिति थी उस समय। तो 18वीं शताब्दी शताब्दी में भारत की स्थिति हमने देख ली। अब हम यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन देख लेते हैं कि कैसे यूरोपीय शक्तियाँ जैसे पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, ये सारे कैसे भारत में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, एक जगह थी कुस्तुनतुनिया, यहाँ से होकर रास्ता जाता था कि यूरोप वाले जब भी भारत आते थे, ठीक है, किसी भी देश वाले तो ये कुस्तुनतुनिया से होके आते थे। लेकिन तुर्कों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप व भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। इन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया जिससे यूरोप वाले भारत नहीं आ सकते थे। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। पर तुर्कों के कब्जा करने के कारण यूरोप व भारत के मध्य व्यापार के सभी जितने रास्ते थे वो सारे बंद हो गए, जिससे व्यापार को भी काफ़ी धक्का लगा। और इसके बाद जब वो रास्ते को बंद कर दिया गया, अब कोई ना कोई रास्ता तो ढूँढना ही था, तो अब समुद्री मार्ग की खोज की गई कि कैसे भी करके हमें भारत पहुँचना है ताकि हम व्यापार कर सकें। ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज हुई। यूरोप के राजाओं ने नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया। इन नाविकों ने कुतुबनुमा यानी कि कंपास की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएँ की। कुतुबनुमा के कारण दिशाओं का ज्ञान होता है, यानी कि कंपास को ही हम लोग कहते हैं कुतुबनुमा। ठीक है, तो इससे दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, वो निकले तो भारत की खोज करने के लिए थे, लेकिन गलत दिशा में चले गए और उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। पुर्तगाल निवासी वास्को ड गामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीकी के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप तथा भारत के मध्य व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो जो वास्को ड गामा थे, इन्होंने सबसे पहले रास्ता ढूंढ लिया था। ठीक है, अफ्रीका होते हुए अफ्रीका के ये दक्षिणी छोर पे पहुंचे। उसके बाद फिर वो वहां से और आगे आए, तो उन्होंने कालीकट पर पहुंच गए जो केरल में स्थित है। तो इन्हें भारत का रास्ता मिल गया यूरोप से होकर।
ठीक है? तो यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज हो गई थी। किसके द्वारा हुई? तो वास्को ड गामा जो पुर्तगाल के निवासी थे, इनके द्वारा समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब किस क्रम में ये लोग भारत आए, वो चीज़ें याद कर लेना कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, 1500 में कारखाना बनाया था कालीकट में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, 1615 में सूरत में इन्होंने कारखाना खोला, डच 1602 में आए, इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में खोली थी, डेनिश ने 1616 में आए और इन्होंने पहली कुटी 1620 में पूर्वी समुद्री तट पर खोली थी। इसके बाद फ्रांसीसी जो आए, उन्होंने 1664 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो थी उन्होंने अपनी सूरत में खोली 1668 में। ठीक है, तो ये क्रम याद कर लेना इन सबका। अब सबसे पहले हम पुर्तगालियों की बात करेंगे। 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा भारत आया। उसके भारत आने के साथ ही नए युग का प्रारंभ हुआ। भारत और पुर्तगाल के मध्य जो व्यापार था वो प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप, हुगली के बंदरगांव में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। वास्को ड गामा से इस यात्रा मतलब उसने जो यात्रा की इसमें 60 गुना उसे फ़ायदा हुआ। जो चीज़ें यहाँ से लेकर गया था, उससे 60 गुना उसने लाभ कमाया। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसके बाद अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ठीक है, मतलब उस समय जो सुल्तान थे वो थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया और उसके बाद पुर्तगालियों का यहाँ पर कब्जा हो गया गोवा पे। ठीक है, तो फिर सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे, सबसे पहले ये आए भी थे। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों की स्टोरी है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला गवर्नर बन के आया, उसके बाद अल्बुकर्क आया जिसने क्या किया, जो गोवा के सुल्तान थे उस समय यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया था। पुर्तगालियों की स्टोरी देख ली, अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेज भारत कैसे पहुँचे। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए, उस समय इंग्लैंड में महारानी थी एलिज़ाबेथ, ठीक है? वो शासन कर रही थी। उन्होंने अनुमति दी थी, 15 साल का अधिकार पत्र दिया था कि तुम जाओ 15 साल तक वहाँ पर व्यापार कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ़ व्यापार की अनुमति दी थी रानी एलिज़ाबेथ ने। कब दी थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 को दी थी। भारत जो सबसे पहले जहाज आया था अंग्रेज़ों का, उसका नाम था रेड ड्रैगन और जिसके कैप्टन कौन थे? तो हॉकिंस इनके कैप्टन थे। 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। 1608 में कप्तान हॉकिंस ने क्या किया, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनसे आज्ञा ली थी और उसके बाद मुगल दरबार पे पहुँचे थे और उस समय मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर का शासन चल रहा था। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी स्थापित हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया और 3 वर्ष रहा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब कैप्टन हॉकिंस चले गए उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो भारत आए और व्यापारिक सुविधाएँ मिल जाएँ इस उद्देश्य से ये क्या आ रहे हैं, जहांगीर से मिले और खुर्रम से मिले यानी कि शाहजहाँ से मिले और कई सारी व्यापारिक सुविधाएँ लेने में ये सफल रहे। ठीक है, काफ़ी सारी इन्हें छूट वगैरह मिल गई। अब अंग्रेज़ों ने भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा कई जगह पे अपनी जो कंपनियाँ थी वो स्थापित कर लीं। ठीक है, इन्हें आज्ञा पत्र मिल गया था। 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1662 ईस्वी में बम्बई पर अपना अधिकार कर लिया। बम्बई इन्हें कैसे मिल गया था? क्योंकि जो जेम्स प्रथम थे, इंग्लैंड के उस समय राजा जो थे, उनकी शादी हो गई थी, पुर्तगाल की कोई महारानी थी, उनके साथ शादी हुई, जिससे क्या हुआ इन्हें जो बम्बई था वो उसमें मिल गया दहेज में। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दहेज में इन्हें मुंबई मिल गया था पुर्तगालियों से। अंग्रेजों का आगमन देख लिया, अब हम देख लेते हैं भारत में डचों का आगमन कि डच भारत में कैसे आए। पुर्तगालियों से मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी जिन्हें डच कहा जाता है, ने अपना ध्यान भारत की तरफ खींचा। उनका पहला व्यावसायिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कार्नेलिस डी हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। कहने का मतलब है जो हॉलैंड निवासी ने आज के टाइम पे हॉलैंड का नाम हो गया नीदरलैंड। ठीक है, तो ये पुर्तगाल जो देश है पुर्तगाल, तो उसके जस्ट पास में ही ये स्थित है। तो जब पुर्तगालियों को उन्होंने देखा कि पुर्तगाली इतना लाभ कमा रहे हैं, तो इससे ये लोग भी प्रोत्साहित हुए कि अरे नहीं, भारत चलना चाहिए, हम भी लाभ कमा सकते हैं। तो ये भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, तो इस तरफ ये भारत में आए। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कार्नेलिस हस्तमान जो था वो प्रथम डच नागरिक था। इसका नाम याद कर लेना, कार्नेलिस हस्तमान का। डचों के भारत में आने के बाद पुर्तगालियों से व्यापारिक प्रतियोगिता हुई। जब ये भारत आ गए तो पुर्तगालियों से इनके व्यापारिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1602 ईस्वी में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1602 में क्या हुआ, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। शीघ्र ही डचों ने मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे-धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। ठीक है, इतना अच्छा इन्होंने कॉम्पिटिशन लिया, ठीक है, कॉम्पिटिशन किया कि पुर्तगालियों की शक्ति जो थी उन्हें ही समाप्त कर दिया। डचों का जो भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ है वो हुआ 1759 ईस्वी को। अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो डच थे वो पूरी तरीके से हार गए और इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो ये लास्ट युद्ध था बेदरा का युद्ध, याद रख लेना किनके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 में बेदरा का युद्ध और इस युद्ध में डच हार गए थे और पूरी तरीके से इनका कॉम्पिटिशन समाप्त हो गया भारत में, फिर इन्हें जाना पड़ गया। अब भारत में डेनिस का आगमन कैसे हुआ? वो देख लेते हैं। भारत में 1616 में डेनमार्क निवासी जिन्हें डेनिस कहा जाता है का आगमन हुआ, जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। यहाँ आकर उन्होंने त्रावणकोर एवं श्रीरंगपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण डेनिस व्यापारियों ने अपना व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेच दिया और भारत से चले गए। ठीक है, यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, यूरोप की अलग रहती हैं, तो ये लोग
ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए यहाँ पर, तो इन्होंने बाद में क्या किया कि जो इनकी व्यापारिक केंद्र थे, अंग्रेज़ों को बेच दिए और भारत से वो चले गए। ठीक है, तो डेनिस की स्टोरी इतनी सी है, 1616 में ये आए थे। डेनमार्क के जो निवासी होते हैं, उन्हें डेनिस कहते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी जो सबसे लास्ट में आए थे भारत में, उनका देख लेते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यहाँ यह एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारियों का पूर्ण नियंत्रण ना होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। मतलब आए तो ये सबसे लास्ट में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग इन्होंने ही चलाया था। ठीक है। इन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज स्थापित करना चाहा। ठीक है, जो डुप्ले था इनका गवर्नर, उसने सोचा क्यों ना भारत पे ही कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से डुप्ले जो था वो काम कर रहा था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों के मध्य में संघर्ष हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। जब उन्हें पता लगा कि डुप्ले ऐसा सोच रहा है, तो फिर इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए, इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों के मध्य में 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये किनके बीच में हुए थे? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में हुए थे। अंत में 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से परास्त किया। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई, धीरे-धीरे वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत में रह गए, जिसने भारत में अनेक वर्षों तक शासन किया। कहने का मतलब है कि लास्ट में सिर्फ फ्रांसीसी थे, जो एक मजबूत रह गए थे। ठीक है, इस कैंडिडेट को भी इन्होंने समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, इन्हें भी हरा दिया बांडीवास के युद्ध में। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। ठीक है, तो फिर बाद में सिर्फ अंग्रेज ही बचे थे भारत में, बाकी सारे चले गए थे। पुर्तगाली बचे थे, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे जो अंग्रेजों से मुकाबला वो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए, अतः वे भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। देखिए, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो हर जगह कारखाने लग रहे थे, तो इंग्लैंड में भी काफी कारखाने लग गए। अब वो क्या चाहते थे कि उन्हें कच्चे माल की पूर्ति होती रहे, तो वो भारत को चाहते थे कि भारत जो है वो कच्चे माल की पूर्ति करता रहे। ठीक है? वो ऐसी फसलें उगाए जिससे उसकी जो कमी है इंग्लैंड की, वो पूरी हो सके कच्चे माल की। ठीक है? तो वो भारत को ऐसा बनाना चाहता था। इसलिए वो भारत में क्या कर रहा था, नील, पटसन, अफ़ीम, गन्ना, चाय, कहवा ऐसी फसलें उगवाता था जिससे कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। और क्या चाहता था कि वहाँ पर जो कारखानों में सस्ता कपड़ा बन रहा है, उसे ऊँचे से ऊँचे दाम पर दूसरे देशों में बेचा जा सके। ठीक है? तो ये इंग्लैंड का सोचना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति है, उसे बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी तरफ डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव का इसमें विशेष योगदान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली बनी, क्योंकि उसी ने क्या किया था, प्लासी का युद्ध जीता था और वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और फ्रांसीसियों में जो डुप्ले था, उनका गवर्नर, वो भी काफ़ी शक्तिशाली था। ठीक है, उसकी सोच भी ऐसी थी, वो भी भारत पे कब्जा करना चाह रहा था। ठीक है, तो दोनों के मध्य में संघर्ष शुरू हुआ। अब कौन-कौन से युद्ध हुए, वो देख लेते हैं। तो कर्नाटक के 3 जो युद्ध हुए थे, जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है? इसके 2 मेन रीज़न क्या थे, क्यों ये युद्ध हुआ था? तो पहला था कि अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा। ठीक है? जैसे भारत में वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे, वैसे ही अमेरिका के भी काफ़ी सारे उपनिवेश थे, जहाँ पर जो फ्रांसीसी थे वो अपना अधिकार करना चाहते थे और इंग्लैंड जो था वो अपना अधिकार करना चाहता था। ठीक है? तो इसमें दोनों के मध्य में संघर्ष चल रहा था। और दूसरा रीज़न क्या था कि भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है? कि भारत में जो कॉम्पिटिशन बढ़ रखा था व्यापार को लेकर, तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। 1740 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य में युद्ध छिड़ गया, तो भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, यूरोप में ये युद्ध चल रहा था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो इसी कारण जो भारत में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने क्या किया, जो मद्रास था, उस पर आक्रमण किया और अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने भी क्या किया, जो फ्रांसीसियों के अंडर में था पांडिचेरी, उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाए। इंग्लैंड और फ्रांस के मीद में एक्स-ला चैपल की संधि हो जाने के कारण भारत में भी इनके बीच में संधि हो गई। ठीक है? इंग्लैंड में और फ्रांस के मध्य में जो यूरोप में युद्ध चल रहा था, उसके बीच में एक्स-ला चैपल की एक संधि थी, वो हो गई। तो इसलिए भारत में भी जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी एक्स-ला चैपल की संधि हो गई। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जो मद्रास था, जो फ्रांसीसियों ने जीत रखा था, उसे अंग्रेज़ों को वापस देना पड़ गया। ठीक है? अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1748 से लेकर 1754 तक कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर यानी कि डुप्ले की हार हुई और उन्हें वापस बुला लिया गया और गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। ठीक है? इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए, तो डुप्ले को उन्होंने वापस बुला लिया फ्रांसीसियों ने और गोडेहू को क्या किया, अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई और इसके साथ ही साथ युद्ध विराम भी हो गया।
फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध देख लेते हैं। ये हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था जो पेरिस की संधि होने पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्ष युद्ध वगैरह जो चल रहा था, तो उसी का एक अंश था ये। और जब पेरिस की संधि हुई तो ये युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये 3 कर्नाटक के जो युद्ध थे इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनके बारे में है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा दिया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकूट जो थे इन्होंने बांडीवास का जो युद्ध था उसमें नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। ठीक है, और इसमें क्या किया था? फ्रांसीसियों को हरा दिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरियों को फ्रांसीसियों से छीन लिया। ठीक है, सन 1761 में क्या किया? जो अंग्रेज थे उन्होंने पांडिचेरी को छीन लिया फ्रांसीसियों से। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो भारत की आज़ादी तक इनके कब्जे में रहे। ठीक है, 1763 में जो पेरिस की संधि हुई उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर जितने और प्रदेश जीते थे फ्रांसीसियों से वो वापस कर दिए। ठीक है, जो आज़ादी तक इनके कब्जे में रहे लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे वो कुछ चुनौती दे सके अंग्रेजों को। ठीक है, अब फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? देखिए, पहला जो रीज़न था वो यही था कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, वो एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है? सरकार की तरफ से चलाई जाती थी, लेकिन जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, ठीक है? जो सरकार थी वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ठीक है? और दूसरा रीज़न था कि जो आपसी जो कर्मचारी थे, जो इनके वर्कर थे, उनमें आपस में मतभेद था, ठीक है? कई चीज़ों को लेकर, इसके कारण फ्रांसीसियों की हार हुई, ठीक है? ये 2 रीज़न इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की जो 1757 को हुआ। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश कंपनी शाही फरमान की अवज्ञा करने लगी थी। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला। अब ये कोई भी आदेश वगैरह देते थे तो अंग्रेजों ने उससे मानने से इनकार कर दिया। अब इसके बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में टकरार उत्पन्न हो गई। ठीक है, जब तकरार हुई तो सिराजुद्दौला ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहो। तो उधर से रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का, उन्होंने कह दिया ठीक है हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तब इनके बीच में युद्ध हुआ। अब हुआ क्या? सिराजुद्दौला का उस समय जो सेनापति था वो था मीर जाफर। ठीक है, तो मीर जाफर पे ही सब डिपेंड करता है क्योंकि वो सेनापति है। लेकिन उसने क्या किया? वो अंग्रेजों से मिल गया जाकर। ठीक है, अंग्रेजों से मिल गया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जब युद्ध हुआ तो मीर जाफर ने धोखाधड़ी करी और वो मिल गया जाके किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो इसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गए और मीर जाफर को क्या हुआ? नवाब बना दिया गया। कहाँ का? तो बंगाल का। अब हुआ क्या कि जो मीर जाफ़र था, इसे कठपुतली नवाब कहने लगे लोग, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हर काम अंग्रेज़ों से पूछ के ही करता था। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर ये भी रोक-टोक थोड़ा बहुत करने लग गया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे भी हटा दिया और इसकी जगह इसके दामाद को बना दिया मीर कासिम को, बंगाल का नवाब। लेकिन जो मीर कासिम था, वो मीर जाफ़र जैसा नहीं था, ठीक है? इसने क्या किया, इसने अपनी जो राजधानी थी, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, मतलब बिहार पे ले आया, ताकि अंग्रेज़ों से थोड़ा दूर ले जा सके और वहाँ पर उसने किलेबंदी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि किलेबंदी आप कर नहीं सकते। क्योंकि किलेबंदी करेंगे तो आप अंग्रेज़ों पर हमला कर सकते हैं छिप-छिपा कर। लेकिन इसने क्या किया, जब बिहार पे ले आया, मुंगेर ले आया, तो इसने किलेबंदी आरंभ कर दी। ठीक है, जब किलेबंदी स्टार्ट कर दी तो उससे अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाने का निश्चय कर लिया कि नहीं, हम फिर से क्या करेंगे, मीर जाफ़र को ही नवाब बना देंगे। जब मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया तो जो मीर कासिम था, इसे बहुत ज़्यादा अपमानजनक महसूस हुआ कि यार जब मन हुआ तब उसे नवाब बना दिया, जब मन हुआ तो उसे हटा दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध लड़ा। लेकिन युद्ध में जब ये हार गया तो इसे भागकर अवध छिपना पड़ा जाकर। ठीक है, अवध में ये छिपा जाकर उसके बाद इसने क्या किया, जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसका और मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन दोनों से मिलकर गठबंधन किया और तीनों सेनाओं ने क्या किया, एक साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का फैसला लिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ। ठीक है, एक साइड इन तीनों की सेना थी और दूसरी साइड सिर्फ अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेजों की सेना सिर्फ 10,000 थी जबकि ये 40,000 थे। लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, युद्ध में हार गए। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जबकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो कर रहे थे। फिर इस युद्ध में क्या हुआ कि जब तीनों सेनाएं मिलकर हार गई अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों को अब रोकने वाला भारत में कोई नहीं था। ठीक है, उसके साम्राज्य को कोई रोक टोक नहीं सकता था। अब उसने की इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि में क्या है वो देख लेते हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद मुगलों तथा अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। इस युद्ध का इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस जीत से बंगाल, बिहार के साथ अवध की भी सैन्य एवं राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथ में आ गया।
ठीक है, अब साथ ही साथ वैसे तो वो खाली बंगाल जीत रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि बंगाल के साथ-साथ बंगाल, बिहार, अवध तीनों की जो सैन्य शक्ति थी और जो राजनीतिक प्रभुत्व था, वो सब किसके हाथों में आ गया? अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो तीनों को ही एक साथ हरा दिया। अब इलाहाबाद की संधि में क्या-क्या चीज़ें थी वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। ठीक है, दीवानी दे दी मतलब अब कर वगैरह वसूलने का कार्य किसका था? अंग्रेज़ों का था और वही वो रखते। वे इस प्रांत से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए थे। दूसरा था कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ तुम हमें सौंप दो, 26 लाख की वार्षिक पेंशन जो होगी वो हम तुम्हें सौंप देंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो अवध के नवाब से जो कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे, वो किसे दे दिए? मुगल बादशाह को दे दिए। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। ठीक है, युद्ध किसने लड़ा था? अंग्रेजों ने ही लड़ा। ठीक है, अब जुर्माने के तौर पे 50 लाख रुपए भी देने पड़ गए, किसे? जो नवाब थे उन्हें। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल, नवाब एवं किलाए पारस्परिक सहयोग करना होगा। मतलब अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर मराठे आक्रमण करते हैं, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद की संधि। भारत पे प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ, जब बक्सर का युद्ध ये जीत गए तो उन्होंने भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इलाहाबाद की संधि, अच्छे से याद कर लेना। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध ये भी अच्छे से पढ़ लेना। अब हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में जो गवर्नर रहे हैं, जो वायसराय रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, सिर्फ उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 1742 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए, परंतु अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने 1751 में अंग्रेजी सेना में कैप्टन का पद और तथा 1757 में उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, जब ये भर्ती हुए थे 1742 में, तब क्लर्क थे। ठीक है, उसके बाद इतनी अच्छी योग्यता थी इनकी, इतने योग्य थे ये कि 1751 में इन्हें कैप्टन का पद दे दिया गया और 1757 को इन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय मुख्यतः रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनके बारे में तो सब चीज़ें जान लेना अच्छे से। रॉबर्ट क्लाइव रहे, वारेन हेस्टिंग रहे, कॉर्नवालिस रहे और उसके बाद डलहौजी जो हैं, ठीक है, इन चारों के बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में रॉबर्ट क्लाइव का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। उसके बाद सन 1759 में बेदरा का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और डचों के मध्य हुआ, जिसमें डचों की हार हुई और उनका पतन शुरू हो गया। ठीक है, जो बेदरा का युद्ध था जिसमें 1760 में ये पूरी तरीके से हार गए थे। ठीक है, डच, तो ये किनके बीच में हुआ था? इस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और डचों के बीच में ये हुआ था, जिसमें डचों की हार हो गई थी और उनका पतन स्टार्ट हो गया था। 1760 में, फरवरी 1760 में स्वास्थ्य कारणों के चलते ये इंग्लैंड वापस चले गए थे। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत भेजा गया। उन्होंने कंपनी के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव को ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में फिर से भारत भेजा गया और उन्होंने कंपनी के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। 3 प्रमुख कार्य जो उन्होंने किए, पहला था कि कंपनी की फौजी तथा दीवानी नौकरियों में सुधार करना। ठीक है, जो दीवानी नौकरियाँ होती थी या फौजी जो नौकरियाँ होती थी, उसमें सुधार करने का कार्य किया इन्होंने। बंगाल की दीवानी को प्राप्त करना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा था कि दूसरे राज्यों के साथ संबंध ठीक करना। ठीक है, दूसरे राज्य जो नफ़रत करते थे अंग्रेज़ों से, ठीक है, तो उनके साथ संबंध कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो ये 3 कार्य जो इम्पोर्टेंट थे जो इन्होंने किए। उसके बाद फिर है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भई ये था क्या? वो देख लेते हैं। इस व्यवस्था को क्लाइव ने लागू किया। इस व्यवस्था में बंगाल के शासन का समस्त कार्य नवाब के नाम पर चलता था, किंतु वास्तव में उसकी शक्ति नामात्र थी। वह कंपनी की तरफ से पेंशनर था, क्योंकि कंपनी शासन के खर्चे के लिए उसे रुपए देती थी। वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी, जो कार्यों के नवाब का निर्देशन करती थी। ठीक है, जो कार्यों में क्या करती थी ये? निर्देशन करती थी नवाब की कि तुम ये कार्य करो, ये कार्य करो। कहने को तो नवाब कार्य कर रहा था, लेकिन वो नाम मात्र का नवाब था। ठीक है, उसकी चलती नहीं थी, उसे सिर्फ़ पेंशन मिलती थी अंग्रेज़ों की तरफ से। असली शक्ति किसके पास थी? अंग्रेज़ों के पास थी। वो जो कहेगी वही नवाब को करना पड़ता था। जबकि बंगाल के शासन के लिए ज़िम्मेदार कंपनी नहीं थी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती थी, तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए सिर्फ़ नवाब ज़िम्मेदार है। तथा नवाब के अधीन होने का दिखावा भी करती थी कि हम नवाब के अधीन हैं, लेकिन होता क्या था कि यही चला रहे थे पूरा शासन, नवाब सिर्फ़ नामात्र का था। चिंता और अधिक परिश्रम के कारण वह अस्वस्थ हुआ। 1767 में वह इंग्लैंड लौट गया, जहां शत्रुओं ने उस पर बेईमानी का आरोप लगाया और इन्हीं बातों से दुखी होकर उसने 1774 में 50 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। देखिए, जिसने प्लासी का युद्ध जिता दिया,
अंग्रेजों को स्थापित कर दिया भारत में और उसे खुद आत्महत्या करनी पड़ गई। ठीक है, तो 1774 में 50 वर्ष की आयु में ही इसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्लाइव की स्टोरी थी। अब हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। ये वारेन हेस्टिंग को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा उसे 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, जब ये आया था 1772 में, तब इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो 1774 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, द्वैध शासन जो चालू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने समाप्त कर दिया उसे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। तथा सरकारी खजाने को स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर लिया। ठीक है, जो सरकारी खजाने का जो स्थानांतरण था, पहले पे मुर्शिदाबाद में होता था, लेकिन उसे ट्रांसफर करके कलकत्ता कर लिया। हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि का नियम अपनाया। ठीक है, ये नियम था कुछ। तो उसने क्या किया था? राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया था। सुधार कार्य जो वारेन हेस्टिंग ने किए, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला था कि न्याय प्रणाली में सुधार। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। ठीक है, 1772 में उसने क्या किया कि हर जिले में क्या किए? एक दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, उसकी स्थापना कर दी। शैक्षिक सुधार की हम बात करें तो शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया। ठीक है, तो सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने, 1781 में कलकत्ता में। व्यावसायिक सुधार की बात करें तो वारेन हेस्टिंग ने कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। ठीक है, जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, और कहा था अंग्रेजों ने कि हम 26 लाख की वार्षिक पेंशन देंगे आपको। ठीक है, तो वो भी बंद करवा दिया इसने। तो इससे जो मुगल बादशाह तो और परेशान हो गया कि यार 26 लाख की पेंशन मिल रही थी, वो भी बंद हो गई। ठीक है, और क्या किया था इसने कि जो व्यापारिक छूट मिल रही थी, जैसे कंपनी के जो लोग थे वो अलग से व्यापार कर सकते थे, तो उसने वो छूट भी खत्म कर दी कि नहीं, अब तुम जो कंपनी कर रही है वही काम करना है, तुम्हें अपनी तरफ से कोई तुम व्यापार नहीं कर सकते। फिर था कि द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध प्रणाली के अंतर्गत कृषि को अत्यधिक नुकसान हुआ। भूमि कर कृषकों पर बहुत अधिक होता था। भूमि कर संग्रह करने, मतलब होता क्या था कि नवाब के नाम पे शासन हो रहा है, लेकिन कर वगैरह यही लगाते थे। तो इन्होंने जितना कर बता दिया उतना किसानों को देना पड़ता था। अब किसानों को लग रहा है कि नवाब लगा रहा है कर, लेकिन लगा कौन रहा था? तो ये लोग लगा रहे थे। तो इससे हुआ क्या कि जो कृषि थी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो किसान वगैरह थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर देना पड़ रहा था इन्हें। और जो भूमि कर होता था उसे संग्रह करने का कार्य भी उस व्यक्ति को देते थे जो अधिक से अधिक बोली लगाता था। अब जो अधिक से अधिक बोली लगा रहा है तो उसे भी तो अपने रुपए निकालने, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। फिर है कि ददनी प्रथा का अंत। इस प्रथा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीय कारीगरों के माल को बनने से पूर्व ही कम मूल्य देकर खरीद लेते थे और अधिक मूल्य पर बेचते थे, जिसमें कारीगरों का शोषण होता था। ठीक है, तो ये ददनी प्रथा थी। पहले ही क्या करते थे, माल बनने से पहले हमने क्या किया, कच्चे माल को खरीद लिया सस्ते में, बाद में जब वो बन जाता तो उन्हीं लोगों को महंगे दामों में बेच देते थे। तो ये थी ददनी प्रथा। उसके बाद और इसने कई सारे कार्य किए। बैंक एवं टकसाल की स्थापना की, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते थे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा इसने। अंग्रेज कलेक्टर थे, उनकी नियुक्ति की। सुरक्षा का प्रबंध किया। तो ये सारे कार्य थे किसके? वारेन हेस्टिंग के। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, 2 नंबर में इसका बन सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, वो क्या था वो देख लेते हैं। ब्रिटेन में लोग बंगाल के कुशासन एवं अव्यवस्था के कारण चिंतित थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद को विवश किया। जांच में पता चला कि कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। अगर सिंपल शब्दों में देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो अंग्रेज भारत में कार्य कर रहे थे, इन सब की जानकारी पहुंच सके इंग्लैंड तक। ठीक है, तो इंग्लैंड वाले भी जाने कि भारत में अंग्रेज कर क्या रहे हैं। दूसरा क्या था कि इसमें एक परिषद बनाई गई थी जिसमें टोटल 4 सदस्य थे, जिनमें 3 का कंपनी से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, टोटल 4 होंगे जिसमें एक कंपनी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जो 3 होंगे बाकी के, उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि अगर कंपनी से संबंध होगा तो फिर उन्हीं के हित में वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि 3 जो होंगे उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं होगा। तथा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया था? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। लिख सकते हैं अगर 1 नंबर में आएगा। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिर्फ एक वजह से जाना जाता है
किस लिए? कि उन्होंने नई राजस्व पद्धति का शुरुआत की थी, जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो स्थायी बंदोबस्त के नाम से एक नई राजस्व पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। तो ये चीज़ याद रख लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन-सी व्यवस्था या राजस्व पद्धति की शुरुआत की? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि जो पुलिसकर्मी थे उनके वेतन में वृद्धि की, साथ ही साथ जो ग्रामीण में क्या होता था, पहले जो जमींदार हुआ करते थे, उनके साथ 1-2 पुलिस वाले लगा दिए जाते थे, ताकि जब वो कर वसूलें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने ये सुविधा हटा दी कि नहीं, अब कोई पुलिस वाले आपको नहीं मिलेंगे, आपको जैसे कर वसूलना है वैसे कर और क्या किया? तो कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जो वॉरेन हेस्टिंग ने भी लगाया था। ठीक है? तो जो व्यक्तिगत व्यापार ये लोग करते थे, उस पे प्रतिबंध लगा दिया। भारतीयों की वो सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊँचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है? तो उन्होंने क्या काम किया कि सेना में क्या होता था, जो भारतीय थे, उन्हें कोई भी ऊँचा पद नहीं दिया इन्होंने, ठीक है? जो नीचे-नीचे पद थे वो तो दे देते थे भारतीयों को, लेकिन किसी ऊँचे पद पर किसी भारतीय को नहीं बिठाया गया। फिर है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को तथा 10% भाग अपने पास रखना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि 90% जो भाग होगा, वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। सिर्फ़ 10% हिस्सा ही आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? बाकी भू राजस्व किसे देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा। तो काफ़ी कठिन था ये स्थायी बंदोबस्त। फिर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस 2 बार गवर्नर बने थे। पहले बने थे 1786 से 93 तक और दूसरी बार बने थे 1805। तो 2 बार ये गवर्नर बने, ये चीज़ याद रखना। इन्होंने तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है? जब तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसका नेतृत्व यही कर रहे थे। ठीक है? और इनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना। गाज़ीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1805 में। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेज़ली। वेलेज़ली का जो शासन का टाइम रहा वो था 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर रहे थे। ठीक है? ये अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। ठीक है? अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सहायक संधि प्रणाली की जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड वेलेज़ली को सहायक संधि प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक है? सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन उसके बाद किसने किया? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने किया और इनकी वजह से ये फेमस भी हुआ था, क्योंकि डुप्ले के टाइम पे इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन वेलेज़ली के टाइम पे ये फेमस हो गया। ठीक है? 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। इन्होंने अपनी सहायक संधि के कारण ये फेमस हुए थे और इनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। इन्हीं के समय चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा 1799 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है? जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, ठीक है? जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो उस समय टीपू सुल्तान बच गया था। लेकिन जब चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, उसमें जो गवर्नर जनरल थे, वो लॉर्ड वेलेज़ली थे। ठीक है? अब इसमें जब टीपू सुल्तान की पराजय हुई, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है? 1799 को। अब हम बात करेंगे सहायक संधि प्रणाली की कि ये है क्या सहायक संधि प्रणाली? 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है? कि सहायक संधि प्रणाली के बारे में लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में लिखिए, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? इसमें क्या था कि इसके तहत संधि करने वाले भारतीय राज्य के शासक को अपने भूभाग के भीतर एक ब्रिटिश सेना की स्थायी पोस्टिंग करनी होती है। तथा उसके रखरखाव के लिए धन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। कंपनी के अनुसार इसका कारण देसी रियासतों और उसके भूभागों का संरक्षण था, किंतु वास्तव में इस माध्यम से भारतीय शासक एक तरह से कंपनी के प्रभुत्व के अंतर्गत आ जाते थे। लॉर्ड वेलेज़ली ने अनेक भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की, जैसे कि 1798 में हैदराबाद के निजाम सबसे पहले इन्हीं के साथ सहायक संधि की थी। उसके बाद 1801 में अवध के नवाब के साथ की, 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ की। ठीक है? तो इन सभी के साथ क्या किया था? सहायक संधि की थी। अब देखिए होता क्या है सहायक संधि में कि सहायक संधि में इसने ये कहा कि आपको क्या करना है, किसी भी भारतीय राज्य के साथ अगर सहायक संधि होती है तो उस राजा को अपनी सेना में अंग्रेज़ों को भी रखना पड़ता था। ठीक है? अंग्रेज़ों की भी 1-2 टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थी। ठीक है? नाम ये होता था कि वो संरक्षण करेंगे, वो बचाएँगे अंग्रेज़ जो होंगे। अगर कोई दूसरा राज्य वाला आपके ऊपर हमला करता है तो वो बचाएँगे। लेकिन होता क्या था, एक तरीके से जो राजा होता था वो कठपुतली बन जाता था। अब अंग्रेज़ों जब सेना वहाँ पर होगी अंग्रेज़ों की, तो उन्हें पता होता है कि ये क्या करने वाला है, क्या चालबाज़ी इसकी चल रही है, ठीक है? किसके साथ ये प्लानिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों को पता होती थी। जब अंग्रेज़ों को पता होती थी तो हमला कर सकते थे। अब उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि अंग्रेज़ उन्हीं की सेना में है। ठीक है? तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी राजा
साम्राज्य को कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जा सकें, ठीक है? तो एक तरीके से ये चीज़ थी इसमें। अब इसमें सबसे पहले जो संधि की थी, सहायक संधि वो की थी 1798 में हैदराबाद के निज़ामों ने। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने किए थे। उसके बाद 1801 में अवध के नवाब ने किया, 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया। क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेज़ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना 1 नंबर में बनता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेज़ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा के लिए उसने फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित किया था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या किया, जो कंपनी में कर्मचारी थे, उनकी शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित किया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है, ये जब गवर्नर जनरल थे, तो उस समय का टाइम है 1728 से लेकर 1735। ठीक है, इस टाइम तक ये रहे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ये चीज़ याद रखना, छोटे-छोटे से पॉइंट होते हैं कि सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। फिर आता है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ है? पहले बंगाल था, ठीक है, फिर भारत आ गया, फिर उसके बाद वायसराय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना अच्छे से। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, बहुत दिन से राजा राम मोहन राय ये चीज़ कह रहे थे कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी कही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी सोचा ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया 1829 में। बेंटिक ने कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो धारा 17 ये बड़े-बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा के तहत अवैध घोषित किया था, तो धारा 17 के तहत। इसे रोकने का प्रयास अकबर व पेशवा ने भी किया था, लेकिन वो रोक नहीं पाए थे। ठगी प्रथा पर भी रोक लगा दी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उस समय ठगी प्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है, तो उस पे भी रोक लगा दिया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेंट की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त कर दी। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 1835 में इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसी समय वो चार्टर एक्ट आया था, जिससे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था। फिर उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बुलाया और उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की थी। ठीक है, और मानव बलि प्रथा उसमें दी जाती थी, तो उस पर भी रोक लगा दिया। कन्या वध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे कार्य किए थे। तो इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसने हड़प नीति लेकर आया था जो, ठीक है? विलय नीति, हड़प नीति एक ही चीज़ है, ठीक है? तो लॉर्ड हेडिंग के बाद 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जितना अधिक विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ, उसका आधा भी किसी अन्य गवर्नर जनरल के शासनकाल में नहीं हुआ था। इसके प्रशासन चलाने का जो तरीका था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। मतलब सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किसी ने किया है तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो हम बात करेंगे डलहौजी के कार्य और नीतियों की। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार में इसने क्या किया? तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में भी अनेक और विविध प्रकार के सुधार किए। उसने 1853 में बंगाल की शासन के लिए उप गवर्नर का पद नियुक्त किया, जिससे उसे चारों ओर सुधार करने का समय मिल सका। देखिए, इससे पहले सिर्फ गवर्नर का एक पद होता था, उप गवर्नर ऐसा कोई भी पद नहीं था। लेकिन इसने क्या किया? उप गवर्नर नाम से भी एक पद बनाया और वहाँ पर एक व्यक्ति को उप गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब उप गवर्नर का काम क्या था कि वो बंगाल वगैरह का जो एरिया था वो खुद देख रहा था, ठीक है, उप गवर्नर। और बाकी का जो काम-काज था वो डलहौजी के अंतर्गत आ गया, ठीक है? तो और इधर-उधर उसे टाइम मिल गया, ठीक है, सुधार करने का। दूसरा था कि नवप्राप्त प्रदेशों को नॉन रेगुलेशन प्रांतों से संगठित करके ऐसे कमिश्नरों की नियुक्ति की जो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी थे, ठीक है? जैसे कि जो इसने हड़प नीति ये लेके आया था, विलय नीति, तो जो नए-नए प्रदेश इसे मिल रहे थे, तो वहाँ पर इसने ऐसे मतलब कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी, जो उसके लिए उत्तरदायी थे, ठीक है? जो रिस्पॉन्सिबल होते थे और सब सारी चीज़ें इसे बताते थे आकर। सैन्य सुधार में इसने क्या किया? तो बंगाल के तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ ले गया। धीरे-धीरे सेना के स्थायी मुख्यालय को शिमला में स्थानांतरित कर दिया। डलहौजी ने सेना में भारतीयों की संख्या कम करने का प्रस्ताव किया। सैन्य सुधार में इसने 2-3 काम किए। पहला ये था कि जो तोपखाने का मुख्यालय था, वो कलकत्ता से ये ट्रांसफ़र करके कहाँ ले गया? मेरठ ले गया। दूसरा इसने क्या किया कि जो सेना का स्थायी मुख्यालय था, उसे शिमला में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, शिमला में ले गया, जो सेना का स्थायी मुख्यालय था। तीसरा इसने काम क्या किया कि जो सेना थी, उसमें जो भारतीय थे, उनकी संख्या कम कर दी, जबकि अंग्रेज़ों की संख्या को बढ़ा दिया। ठीक है, जो रेशियो था दोनों का, उसे कम-ज़्यादा कर दिया, मतलब भारतीयों का कम कर दिया और अंग्रेज़ों का बढ़ा दिया। शैक्षिक सुधार की अगर हम बात करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणामों वाले अनेक सुधार किए।
प्रसिद्ध वुड डिस्पैच जो कि 1854 को आया था। चार्ल्स वुड जो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, तीनों प्रेसिडेंसी नगरों यानी कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। ठीक है, तो चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पैच था उसी टाइम पर आया था और इसने क्या किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे-अच्छे सुधार किए इसने। ठीक है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में क्या किया, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे ही क्या किया, वहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की। और क्या सुधार किए इसने? तो रेलवे जो था सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसी के टाइम पे चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है? इसी के टाइम पे चली थी बम्बई से थाने के लिए जो 33 किलोमीटर था लगभग, ठीक है? तो रेलवे व तार व्यवस्था का विस्तार किया इसने, डाक व्यवस्था का विस्तार किया इसने। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, इसी के टाइम पे किया गया था, ठीक है? टिकटों का मूल्य निर्धारित किया गया इसके टाइम पे। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया, जो सार्वजनिक चीज़ें थी, ठीक है? तो उनके निर्माण के लिए एक विभाग की स्थापना की गई इसके टाइम पे इसी ने की। आर्थिक सुधार किए काफ़ी इसने। जिसमें कराची, बम्बई, कलकत्ता में बंदरगाह जो थे, उन्हें विकसित किया गया, ठीक है? और एडवांस बनाया गया। तो ये सारे सुधार किसके टाइम पे किए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किए गए, लॉर्ड डलहौजी ने किए। तो लॉर्ड डलहौजी के साथ ही आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ज्योग्राफी की बात करेंगे या सिविक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, ठीक है? बिल्कुल भी अगर आपकी सोशल साइंस कमज़ोर है, तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी साइंस मैथ अच्छी होती है लेकिन सोशल साइंस इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, तैयारी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।